आ, नमस्कार सभी देखने वालों को और हमारे साथ उपस्थित रंगमंच और रंग धरोहर को संभालने वाले चार ऐसे बुद्धिजीवी और व्यक्तित्व हैं जो आज हमारे साथ पैनल डिस्कशन में हिस्सा लेंगे और रंग धरोहर इस विषय पर आपसे विचार साझा करेंगे। इसके पूर्व कि हम बातचीत शुरू करें, मैं याद करना चाहूँगा जयरंगम का स्वप्न देखने वाले स्वर्गीय दीपक गेरा जी को और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा इस पैनल की तरफ से। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पिछले जयरंगम में, जो कि कोविड के पहले था, उसके अंतिम दिन हमने अपने नाटक के 2 मंचन किए थे और इतना अच्छा वक्त, इतने अच्छे नोट पर वो फेस्टिवल खत्म हुआ था। तो मैंने सोचा भी नहीं था कि अगला आभासी होगा और उस आभासी फेस्टिवल में, उत्सव में हम दीपक जी को याद कर रहे होंगे। बहरहाल ये जीवन है और यही इसका सत्य है। और एक धरोहर जो वो हमारे पीछे छोड़ गए हैं, इस बातचीत का जब टाइटल या विषय सोचने की जिम्मेवारी मुझे दी गई जयरंगम टीम की वजह तरफ से, तब मैंने यही सोचा कि दीपक जी अपने पीछे क्या छोड़ गए हैं। तो एक शब्द मेरे जहन में आया, वो है रंग धरोहर, रंगोत्सव एक धरोहर। मैंने कहा कि ये शीर्षक ही अपने आप में बातचीत का विषय भी बन सकता है और हमारी चिंताओं का विषय भी, और हमारी जो भी छोटी छोटी उपलब्धियां हैं, क्योंकि 4 ऐसे व्यक्तित्व आज हमारे साथ इस पैनल में हैं जिनके पास इन चारों बिंदुओं पर आवश्यकता, चुनौती, सुझाव और आपसी समन्वय को लेकर एक सार्थक और रचनात्मक बातचीत की जा सकती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आज सबसे पहले मैं अपनी पैनल डिस्कशन में शामिल चारों व्यक्तित्वों से आपको परिचित कराता हूं। हालांकि मैं उन्हें लगातार परिचित कराता रहूंगा इस लगभग 90 मिनट के सत्र में। विनोद जोशी जी हैं राजस्थान से, अभिषेक पंडित जी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, और गोपाल जी हैं राजस्थान से, और मनीष जोशी जी हैं हिसार हरियाणा से। और सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि जैसा कि मैं सोच रहा था और हम सभी जानते हैं कि हर शहर की अपनी एक धरोहर होती है, वो स्मारक होती है। कोई बाहर से आने वाला पर्यटक उन स्मारकों पे जाता है, उन ग्रंथालयों में जाता है, उन संग्रहालयों में जाता है, कुछ पर्यटन स्थल पे जाता है ताकि वो उस शहर को महसूस कर सके, उस शहर का कुछ वातावरण अपने साथ ले जा सके। जैसा कि प्रियंगु मंजरी कहती है आषाढ़ के एक दिन में कि थोड़ा सा यहाँ का वातावरण मैं अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। तो किसी शहर का कुछ वातावरण अपने साथ ले जाना हो तो व्यक्ति जहाँ जहाँ जाता है उनको धरोहर मान लिया जाए। तो किसी शहर का सारा सांस्कृतिक परिवेश जिस समय घटता है, वो 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जो कि एक फेस्टिवल होता है, आयोजन होता है, उस शहर का महत्वपूर्ण रंग आयोजन होता है, जिनसे आप चारों जुड़े भी हुए हैं और लंबे समय से उसे कर रहे हैं। तो ये एक रंग धरोहर की तरह देखभाल की मांग करती है। इसे बनाने में, पल्लवित करने में आपकी असीम ऊर्जा लगी हुई है। आप सभी अनुभव संपन्न हैं। तो मैं पहला बिंदु रखता हूँ कि क्या इसे रंग धरोहर माना जा सकता है और क्या आवश्यकता है ऐसी रंग धरोहर की हमारे शहर के सांस्कृतिक परिवेश में। तो शुरुआत करते हैं विनोद जोशी जी से। रंगोत्सव एक धरोहर, आवश्यकता पर वो अपने विचार व्यक्त करें। विनोद जोशी। आभार आशीष जी, बाकी सभी साथी, सभी लोगों का जो देख रहे हैं, और जयरंगम का। भाई दीपक जी का ये जो सपना था, प्रारंभ में हम जुड़े और आज हम जुड़े हुए हैं तो थोड़ा मन को शकुन है कि उनका लगाया हुआ बीज जो भी आज वट वृक्ष है
कहीं न कहीं हम सब लोग उसकी छाँव में बैठ के कुछ सृजनात्मक इस रंगोत्सव एक धरोहर पर बातचीत कर रहे हैं। याद किया, इसमें भागीदारी का अवसर दिया, सौभाग्य मानता हूँ। अब आशीष जी लगातार कुछ 2-3 दिन से हमारे से जो 2-3 बार मैं उनसे उनके मैसेजेस देखे, जो कुछ छोटा-मोटा काम हम अपने एफर्ट से करते हैं, तो एक दिमाग में स्पष्टता आई कि 20 साल हो गए हैं। 2001 में एक यात्रा शुरू की और यात्रा ये थी कि एक आयोजन करें और उस आयोजन में जो राजस्थान की धरोहर है, जिसको हम विरासत कहते हैं, वो 2 प्रकार की ध्यान में रखी, मूर्त और अमूर्त, जिसको हम टेंजिबल इंटेंजिबल कहते हैं। जब सब नए थे तो उस आयोजन को आयोजित जब अल्बर्ट हॉल पे किया जा रहा था, तो उसमें 2 बातें देखने को मिली कि जो लोक संगीत की परंपराएं हैं, उसको जिस तरह पेश किया, उससे सब लोग संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि ऐसे लगा कि उसका ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं था। वास्तविक धरोहर क्या है, कैसे धरोहर को हम समाज के सामने रखें, समाज उसको कैसे देखता है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी एज एन रंगोत्सव करने के तौर पे बहुत बड़ी हो जाती है। धरोहर आपकी नहीं है, धरोहर उस पर्टिकुलर रीजन की है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो, तो आपकी नैतिकता, संवेदनशीलता बहुत बढ़ जाती है और ये बड़ी चुनौती है। तो जब लोक संगीत का, लोक नृत्य का, लोक वाद्यों का काम करते हैं, तो ये सबसे पहले जहन में आता है कि ये एक सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर है और इस सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर की सबसे बड़ी बात है कि उसकी जो मूल, जिसको हम कहते हैं कि उसकी जो वास्तविकता है, कैसे उन चीजों को हम समाज के सामने रखें। वो इसलिए है कि जो आज धरोहर हमको मिली है, वो हमारे पुरखों की कई पीढ़ियों की तपस्या, तप और साधना से निर्मित हुई है, वो एक दिन की नहीं है। और जब हम अपने पीछे की पीढ़ी ने कोई भी धरोहर दी है, धरोहर वो होगी जिस पे हम गौरव महसूस करते हैं। तो जो भी हमारी पीछे की पीढ़ियों ने इस धरोहर को बनाया है, हमारी ड्यूटी अगली पीढ़ी को इसको हस्तांतरित करने का है, जैसे हमको पुरखों ने दिया और हम आज उस उत्सव को सेलिब्रेट करते हैं। तो क्यों जरूरी है रंगोत्सव? वो इसलिए जरूरी है कि जो पुरखों ने रचा, बनाया, सींचा, हम उसका उत्सव के रूप में मनाएं। आज हम जितने अपने होली, दिवाली, ईद, जो भी हम फेस्टिवल करते हैं, ये बहुत बड़ा उत्सव है। फिर साल दर साल क्यों करते हैं? ये तो एक बार हो गया। इसलिए करते हैं कि हम जब तक उत्सव सेलिब्रेट करेंगे, ये कम्युनिटी का हिस्सा है, ये समाज का हिस्सा है और सामाजिक सरोकार होता है। आप अकेले घर पे विवाह शादी कर लेते हैं और सामाजिक करते हैं, उसमें बहुत अंतर है। ऐसे ही जब हम, ये जो हमारी पहचान बन जाती है संस्कृति, तो जब आप उत्सव के रूप में, चाहे थिएटर फेस्टिवल करो, चाहे लोक उत्सव करो, चाहे लोक संगीत उत्सव करो, उसमें एक समाज की भागीदारी होती है, समाज उसमें आता है। जब समाज आता है तब वो देखता है, क्यों कि ये चीज आपने जो की है वो वास्तविक रूप से की है, जो उन्होंने पुरखों से, क्योंकि सबने महसूस किया है। हमारा तो सिर्फ जिम्मेदारी आयोजक होने के नाते है, लेकिन जो कलाकार आता है, जो वाद्य बजाता है, जो गीत गाता है, जो नृत्य करता है, जो वेशभूषा पहनता है, उसको तो अब हम शहरों में लाने लगे हैं। किसी जमाने में ये रंगोत्सव सिर्फ समाज के लिए, लोगों के लिए था, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं था। उनके जन्म के लिए था, उनकी शादी के लिए था, परण के लिए था, उनके अपने तीज त्योहारों के लिए था।
अपने अगर कोई बरसात का गीत है, बरसात का उत्सव है, खेती का है, पानी निकालने का है, तो ये उस समय गाए बजाए जाते थे, उस समय बताए जाते थे। तो जब समाज शामिल हो जाता है, तो आप ये देखिए कि उस उत्सव का सार्थकता है। और यही उत्सव फिर जब हम मनाते हैं, उसका बाद में एक रिव्यू होता है, अखबार लिखता है, पत्रिका लिखता है। आप जैसे समझदार लोग उसमें आते हैं, वो बाद में फीडबैक देते हैं और कलाकार अपना फीडबैक देते हैं, फिर जाके एक रंगोत्सव बनता है। और उस रंगोत्सव के माध्यम से हम अगले साल अगले कार्यक्रम का कोई नीति निर्धारण करते हैं। और ये रंगोत्सव एक धरोहर, अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का काम है। और सामाजिक सहयोग के बिना, समाज की हिस्सेदारी के बिना, सर्व वर्ग के बिना ये अधूरा होता है। और मेरा मानना है कि ये अत्यंत आवश्यक है कि हम रंगोत्सव, जो जिसको हम धरोहर कहते हैं, उसका उत्सव सेलिब्रेट होते रहना चाहिए। अदरवाइज हम समाज में एक जैसा संदेश नहीं दे सकते और अगली पीढ़ी को ये जो हमारे पास आज जो गर्व करने लायक धरोहर है, उसको हम आगे हस्तांतरित नहीं कर पाएंगे। ये मेरा विचार है। आभार विनोद जी, आपने इस बातचीत को बहुत गंभीर और सार्थक शुरुआत दी। सार्थक है इसीलिए आवश्यक है। यही काम मनीष जोशी जी हिसार में कर रहे हैं, मेरे समकालीन हैं, जिन्होंने इतिहास से इस विरासत को लिया और अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर रहे हैं। अगला वक्तव्य उनसे लेते हैं, इसकी आवश्यकता के किसी अन्य पक्ष पर वो कुछ प्रकाश डालें। मनीष जोशी जी। आप सबको नमस्कार। जैसे ना हिसार में हम लोग एक फेस्टिवल होता है हमारा रंग आंगन करके, और रंग आंगन जब हमने शुरू किया था तो मतलब हमने वो एक शुरू किया था सिर्फ अपने लिए कि मतलब हम कुछ लोगों को यहाँ पर इनवाइट करेंगे और बाद में लोग हमें भी अपने यहाँ पे इनवाइट करेंगे, ऐसा एक लेन देन होता रहेगा। लेकिन उसके बाद हमें ये हुआ कि मतलब ये तो हमारे लिए तो हो गया, लेकिन अब क्या किया जाए इसका आगे ना। तो धीरे धीरे हमें बाद में ये एहसास हुआ कि जो उत्सव है ना वो उसमें मतलब शहर की एक पूरी एक भागीदारी होती है, और शहर जब तक उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो वो उत्सव नहीं हो सकता। उत्सव में आप मतलब सबका हिस्सेदारी होता है, जैसे उन्होंने कहा विनोद जी ने भी। तो अभी हमारे शहर में क्या हो गया ना, मतलब शहर की एक पहचान हो गई उससे अलग से, कि हिसार में भी एक रंग उत्सव होता है, या आजमगढ़ में भी एक रंग उत्सव होता है, या जबलपुर में एक रंग उत्सव होता है। तो जैसे वो शहर की ना पहचान को कायम करने में एक उत्सव का एक योगदान होता है। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ के जो नए एक्टर्स हैं, वो जो लोग बाहर जाके काम नहीं देख पाते, तो वो बाहर का काम उनके लिए हिसार आया था, वो हिसार में आके काम देख पाते हैं। तो इससे उनको भी एक इंस्पिरेशन आता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको हम लोग भी आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे। अगर वो लोग कंटिन्यूटी में आ जाते हैं तब एक ये मतलब एक ना हेरिटेज या एक मतलब जो विषय है वो धरोहर का रूप ले पाती है। नहीं तो अगर हम सिर्फ अपने लिए उसको करेंगे तो वो फिर वो रूप नहीं ले पाएगी उस चीज का। सो हम लोग ना हर बार ये कोशिश होती है कि हम शहर के कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके अंदर हम इन्वॉल्व करें। एक्टर्स के अलावा एक्टर्स और म्यूजिशियंस वो तो सब आ ही रहे हैं, शहर के ऐसे लोग जो मतलब थिएटर को प्यार करते हैं या थिएटर को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उनकी वजह से वो थिएटर फेस्टिवल एक हो पाता है। तो शहर की पहचान के लिए इसकी रंग उत्सव की बड़ी एक अहम एक भूमिका होती है, शायद मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। मनीष जी ने बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये जो सामाजिक सहभागिता है, इसके बिना उत्सव नहीं बन सकता। और वही है जो एक शहर के रंग परिदृश्य को वैश्विक रंग परिदृश्य से जोड़ता है, और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जो रंग आंगन कर रहा है। इसी विषय पर सुनते हैं, मेरे एक और समकालीन है अभिषेक पंडित, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने अपना एक फेस्टिवल क्रिएट किया। तो आवश्यकता पर अभिषेक जी हम आपको सुनना चाहेंगे। अभिषेक पंडित।
सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और भाई दीपक गेरा जी को अपनी सच्ची श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं जयरंगम के इस आयोजन को अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूं। बहुत अच्छी बातचीत और सबसे अच्छा विषय आपने सेलेक्ट किया है। और भाई विनोद जी ने और मनीष भाई ने लगभग बहुत ही अच्छी बात कर दी है। मैं आवश्यकता से पहले एक बात जोड़ना चाहूंगा इन दोनों वरिष्ठों के वक्तव्य में। आप आजमगढ़ को किस रूप में जानते हैं आज के समय में? अगर ये सीधा सा सवाल मैं आपसे करूं आशीष भाई, तो निसंदेह एक रंगकर्मी होने के नाते और कला संस्कृति में आप बहुत गहरे कहीं जुड़े हैं, तो आपको एकदम साफ साफ समझ में आएगा कि आजमगढ़ मतलब वहाँ का थिएटर, वहाँ का साहित्य, वहाँ के जो बड़ी शख्सियतें हैं, और ये सारा जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसका एक बहुत बड़ा जरिया हमारा फेस्टिवल आजमगढ़ रंग महोत्सव, जो पिछले 18 सालों से अनवरत जारी है। जिस तरह से किसी शहर में एक भेड़ा घाट है, जिस तरह से किसी शहर में एक ताजमहल है, कुतुब मीनार है, एक चार मीनार है, उसी तरह से हर शहर की अपनी एक पहचान होती है। और कुछ शहर ऐसे भी होते हैं जिनके रंग आयोजन उनकी पहचान बन जाती है। जैसे मैं जबलपुर की अगर बात करूं तो, या आज के समय में हिसार की भी आप बात करिए, तो निसंदेह जयपुर का जयरंगम भी हवा महल के अलावा क्या है, वहाँ बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन एक जयरंगम का आयोजन भी है। तो मुझे लगता है आज का जो विषय है वो इसी बात को आगे ले जाता है। अब रही बात आवश्यकता की, तो भाई विनोद जी ने अभी बहुत अच्छी बातें कही कि हमारा जो सामाजिक आयोजन हुआ करते थे, जो पारिवारिक आयोजन हुआ करते थे, या स्व की अभिव्यक्ति का जो कलात्मक स्वरूप होता है, वो एक सांस्कृतिक आयोजन के जरिए ही संभव है। तो उसी चीज को अगर आप देखें आज के समय में, जो हमारा जो समय है, जब अगर आप मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो कुछ माइक पे आवाजें भी आ रही होंगी, क्योंकि मैं सड़क किनारे ही मेरा घर है, और शहर के एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल मेरे घर के पड़ोस में है, और सबसे बड़ा होटल भी मेरे घर के पड़ोस में है। ये सुविधा मुझे है, लेकिन इसकी कई सारी अपनी मतलब मुझे शिकायतें भी हैं इनसे कि अभी थोड़ी देर पहले एक डीजे बज रहा था जो अभी लौटेगा, और शायद मेरी बातचीत बाधित हो जाए। तो एक शहर में आयोजन के, एक उत्सव के आयोजन की आवश्यकता क्यों है? दरअसल एक उत्सव जो 3 दिन का हो, 5 दिन का हो, 25 दिन का हो, वो केवल एक कुछ दिनों का उत्सव भर नहीं है जहाँ पे विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल वो पूरे शहर के मिजाज को प्रदर्शित करता है। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं चिंतक हैं अजीत राय जी, उनके साथ मैं काफी दिनों से आजमगढ़ में भी आयोजन कर रहा हूँ फिल्म फेस्टिवल वगैरह का। तो वो हर बार उनकी एक शिकायत रहती है मुझसे कि अभिषेक जी, आपका शहर कुछ अजीब है। मतलब किसी को आप कह दीजिए कि 11 बजे आना है, वो हाँ भी कर देगा, और वो कमिट कर लेगा आपसे, यस यस कल पूरा कर दे रहा हूँ। फिर पता चला 11 बजे उसका फोन ही नहीं लग रहा है, या वो उपलब्ध नहीं है। ऐसे तमाम चीजों को लेकर तो मुझे लगता है कि इसके जरिए जो हमारे समाज का, हमारे शहर का मिजाज, उसके आप एक अवलोकन कर सकते हैं, वो स्थिति परिस्थिति की एक चिंतन आप कर सकते हैं। इस तरह के आयोजन, मतलब 18 साल के अपने अनुभव के आधार पर कह पा रहा हूँ कि हम जब अपने आयोजनों से खुद को समृद्ध कर रहे होते हैं, तो निश्चित तौर से हमारा शहर, हमारे दर्शक, हमारे स्पॉन्सर्स, हमारे सहयोगी, हमारे वॉलंटियर्स, ये सब कहीं ना कहीं एक अनुशासन के दायरे में आते हैं। और आप कह सकते हैं कि इस तरह का आयोजन शहर में कुछ लोगों के भीतर एक बदलाव लेकर आता है। वो बदलाव कई लेयर पे हो सकते हैं, वो अनुशासन के स्तर पे हो सकता है, वो मानसिक विकास के स्तर पे हो सकता है, वो जीवन को समझने और संवेदना के पनपने के स्तर पे हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आज जो हमारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं, जब भौतिकवादी दुनिया में जब चारों तरफ एक कैरियर के लिए भाग दौड़ है, हर कोई कुछ ना कुछ हासिल कर लेना चाहता है, बहुत सारी ताकत हासिल कर लेना चाहता है, आप देख ही रहे दुनिया भर में क्या घट रहा है। ऐसे में मनुष्य की मनुष्यता को जीवित रखने का जो काम करेगी, छोटे स्तर पर ही सही, चाहे वो जबलपुर में हो, हिसार में हो, जयपुर में हो, आजमगढ़ में हो, इस तरह के छोटे छोटे आयोजन होते रहने की आवश्यकता है। शुक्रिया अभिषेक भाई, आपने सांस्कृतिक परिदृश्य को रिप्रेजेंट करने से लेके मनुष्यता को बचाने तक के आवश्यकता को समाहित करते हुए इसकी रंगोत्सव की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। सुदेश व्यास जी हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा कि वो अपने विचार व्यक्त करें।
सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा विलम्ब से आपके इस समूह में जुड़ पाया, और मुझे तो उनकी टेक्निकल जानकारी इतनी है भी नहीं, तो मैंने किसी अपने साथी को बैठा करके मैं अभी कहीं बाहर से मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ। और मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ बढ़िया। सर, जी सर। हम स्वागत है आपका सर। जी 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 और हम चाहेंगे कि हम आपके विचारों से लाभान्वित हों, और नहीं हम नहीं, यही ऐसा विचार जानना नहीं। ये तो मैं लाभान्वित होने के लिए जुड़ा हूँ। हाँ सर, हम सभी एक आप दूसरे लोगों से को सुनने के लाभान्वित। लिए। हाँ। जी सबसे पहले तो मैं ये कहना जी जी कहिए सर अपनी बात। मैं पहले तो जयरंगम के बारे में कुछ यूँ बोलना चाहूँगा कि ये हमारे प्रदेश का, और ना सिर्फ प्रदेश का बल्कि पूरे देश का एक बहुत ही गौरवशाली अनुष्ठान है। मैं इसे एक समारोह के रूप में ना देख करके एक रंग अनुष्ठान के रूप में देखता हूँ। और सबसे अच्छी बात और जो बेहतरीन बात मुझे लगी कि वो उत्कृष्टता का मंचन करना चाहते थे। केवल एक मजमा जमाना हमारा उद्देश्य नहीं हो सकता। केवल एक शहर को एक रंग आयोजन करने क्वांटिटी का देखिए तो क्वालिटी का थिएटर वो लोग चाहते थे, और उन्होंने जिस सरलता के साथ इस पूरे आयोजन को, जयरंगम के आयोजन को जिस ऊंचाइयों तक ले जा सकते थे, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका उनकी सहजता की है और उनकी उत्कृष्टता की सोच की है। मैं आयोजन करना चाहता हूँ बीकानेर में, बीकानेर थिएटर फेस्टिवल हर साल हो, लेकिन इसकी प्रेरणा मुझे दीपक जी से मिलती थी। दीपक जी जिस तरीके से नाटकों का चयन करते थे और जो प्रयास उसके लिए करते थे कि हम एक क्वालिटी का रंगमंच लोगों के सामने लेकर के आए, क्योंकि रंग आयोजन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उस शहर के रंगकर्म को प्रतिस्थापित करने में। अगर आप इस उद्देश्य में स्पष्ट नहीं है कि कोई आयोजन क्यों करते हम, तो बड़ा एक तरीके का धोखा है खुद के साथ भी और थिएटर के साथ भी। आपकी स्पष्टता उसमें नजर आनी चाहिए कि आप इस आयोजन को लेकर के क्या संदेश देना चाह रहे हैं या क्या आप हासिल करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि मित्र धर्म अपनी जगह है और रंग धर्म अपनी जगह है। तो मित्र धर्म को निभाते निभाते लोग इस रंग धर्म को भूलते जा रहे हैं। हाँ बोलिए सर कहिए आप अपनी बात। नहीं आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। मैंने कहा बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, गुणवत्ता रंगमंच। हाँ वो बहुत जरूरी है। ठीक है, समझौते करने पड़ते हैं हमें कुछ स्तर पर, लेकिन वो सारे समझौते थिएटर की भलाई को लेकर के। लेकिन अगर आप खुद को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं किसी आयोजन के माध्यम से या कोई शहर को चर्चा में लाना चाह रहे हैं, तो उससे कोई हल नहीं निकलता। ना वो उद्देश्य होना भी नहीं चाहिए इस तरह का उद्देश्य। आपको एक सच्चे रंग कर्म के लिए आपको ये जरूरी है कि आपका टेस्ट कितना रिच है और आपका पर्पज। आप किसी नाटक से सहमत हो सकते हैं या किसी नाटक से असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसके स्तर का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बीकानेर के संदर्भ में अगर बात कहूं, तो मेरा ये सोच रहती है कि सबसे पहले तो शहर के रंगकर्मी एक हों, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष का या संस्था विशेष का आयोजन नहीं होना चाहिए, ये उस शहर के रंगकर्म का आयोजन होना चाहिए। और रंगकर्मियों को थोड़ा सा बड़ी सोच के साथ, मैं भाग्यशाली हूं कि वो मेरे साथ जुड़े, लेकिन बड़ी सोच ये होनी चाहिए कि आप उस रंग आयोजन में अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं माहौल को संतुलित करने में भी। और जैसे बीकानेर में हम करते हैं तो लगभग हम 10-12 स्थानों पर इस आयोजन को अंजाम देते हैं। वो इसलिए कि शहर के हर कोने तक ये थिएटर पहुंचे, आयोजन पहुंचे। और अगर आप इस आयोजन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं, संयोजन की जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो बहुत ये एक गंभीर जिम्मेदारी है कि आपको एक निष्पक्ष आयोजन आप करने जा रहे हैं। तो आपको अपनी स्पष्टता अपने साथियों के साथ, अपने आयोजकों के सभी सहयोगियों के साथ रखनी जरूरी होगी कि मैं इस उद्देश्य के साथ इस आयोजन को करना चाह रहा हूँ। और मैं बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं बीकानेर में थिएटर फेस्टिवल करता हूँ, जहाँ हर स्तर पर लोग सहयोग करने को तैयार होते हैं।
और सबसे बड़ी बात कि रंगधर्मी तो होते ही होते हैं, लेकिन रंग अनुरागी जैसे जो लोग हैं, जो रंग प्रेमी रंग स्नेही जो लोग हैं, वो इतना बढ़ चढ़ करके हमारे साथ जुड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि यार मैं धन्य हो गया। और मैं पैसों से इस आयोजन को बचा के रखना चाहता हूँ, मैं सुविधाओं को ज्यादा तवज्जो देना चाहता हूँ। जैसे हमारे यहाँ अगर रहने की व्यवस्था है तो लोग निःशुल्क उपलब्ध कराने को तैयार हैं, कोई भोजन की व्यवस्था है तो तैयार है, कोई आप प्रेक्षागृह चाहते हैं तो वो लोग आपको प्रेक्षागृह देने को तैयार हो जाते हैं, प्रशासन का सहयोग मिल रहा है, रेलवे का सहयोग मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है किसी शहर के रंगकर्म के लिए कि आपको इस स्तर पर सहयोग मिल रहा है। और मैं चाहता हूँ कि ये व्यावसायिक आयोजन ना बने या एक इवेंट का रूप ना धारण करे, ऐसा मेरी सोच है। होता है वो इवेंट के रूप में भी करते हैं, लेकिन मेरी सोच ये है कि एक रंग अनुष्ठान के रूप में ये आयोजन हो तो ये शहर के लिए बहुत सार्थक सिद्ध होगा। और इस बात पे एक सोचने का हमें अवसर मिलता है कि दर्शक हमसे क्यों जुड़ते हैं और क्यों टूटते हैं। ये मुझे लगता है सबसे बड़ा एक चिंतन का विषय है कि दर्शक क्यों नहीं जुट रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी, इतनी सुविधाएं होने के बाद भी, इतना पैसा उपलब्ध होने के बाद भी, इतने अच्छे कलाकार होने के बावजूद भी, तो इसमें देखना पड़ेगा कि खामी किस स्तर पे हो रही है। लेकिन थिएटर फेस्टिवल को लेकर के मैं संतुष्ट हूँ कि इसमें दर्शकों की कोई कमी नहीं है, बल्कि एक हॉल से दूसरे हॉल में जाते हैं तो पहले से हॉल भरा हुआ मिलता है। तो इस वजह से जिम्मेदारी आपकी और ज्यादा बढ़ जाती है कि इन दर्शकों को अब टूटने नहीं देना। और एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है कि आखिरकार दर्शक के लिए हम नाटक करते हैं और वही हमसे छूटता चला जा रहा है, तो कहाँ कुछ गैप रह रहा है। इतने सालों में 100 साल का बीकानेर का इतिहास है थिएटर का, 100 सालों में भी अगर हम एक नाटक में 200 के कैपेसिटी का हॉल नहीं भरता है तो एक सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझे लगता है कि गुणवत्ता को तवज्जो कम मिलती है। तो एक ये है कि हम हाथ से हाथ मिला करके ये कहें, एक दूसरे से जानकारी लें। मैं आयोजकों को इस हमारे फेस्टिवल में आयोजित आमंत्रित करता हूँ इसलिए कि आप अच्छा नाटक देख करके जाएं और उस नाटक को अपने शहर में करवाएं, या आपके नज़र में, आपके जहन में कोई अच्छा नाटक हो तो आप हमारे शहर के लिए उससे बात कीजिए। तो एक अच्छाई का और सच्चाई का आदान प्रदान होना चाहिए, मुझे लगता है, तभी एक फेस्टिवल के साथ होता है। जी शुक्रिया सुदेश सर, काफी महत्वपूर्ण बिंदु आपने रखे अपनी बातचीत के दौरान कि दर्शक जुड़े रहें, उसके लिए रंगमंच का गुणवत्तापूर्ण होना बेहद आवश्यक है। और इस रंगमंच के अनुष्ठान को, जो कि हमारे शहर की धरोहर है, हमारे शहर का प्रतिनिधित्व करता है और विरासत भी है जो इतिहास से ली गई है और हमें भविष्य में हस्तांतरित करनी है, इसे व्यावसायिक होने से बचाना और गुणवत्तापूर्ण नाटक भी करना। तो मनीष जोशी जी से मैं जानना चाहूंगा कि ये जो चुनौती है कि आप इसे व्यावसायिक होने से बचाएं भी, और जो रंगमंच आप लाना चाहते हैं अपने शहर में वो इतना गुणवत्तापूर्ण हो कि दर्शकों की संख्या बढ़े घटे नहीं। तो इन तमाम चुनौती और उससे जुड़े सुझावों पर मनीष जोशी जी से हम अगला वक्तव्य चाहेंगे। मनीष जोशी जी। देखिए, जैसे जब ये यरंगम भी जब होता था ना, अभी भी हो ही रहा है, जब दीपक और मैं जब एक साथ हम जब बैठते थे तो नाटकों की गुणवत्ता के लिए ना, हमें याद है कि दीपक और मैंने ना बहुत जगह पे जाकर भी प्लेस देखे हम लोगों ने। सिर्फ ना एक वीडियोस के ऊपर हम लोग देखते नहीं थे, हम लोगों ने कई शहरों में भी हम लोग गए, हमने वहां पे जाके प्लेस भी देखे हम लोगों ने। और हम लोगों ने ऐसा भी तय किया कि किसी शहर में अच्छा प्ले हो रहा है लेकिन वहां पर अच्छा ऑडिटोरियम नहीं है, तो हमारे यहाँ अगर अच्छा ऑडिटोरियम है लेकिन वो प्ले अच्छा है तो उसका प्ले और भी अच्छा हो जाएगा। तो उसमें हम लोग कोई व्यवसाय खोज नहीं रहे हैं, उसमें हम लोग ये देख रहे थे कि इस प्ले की क्वालिटी कैसे और इंक्रीज हो सकती है। तो ये भी एक थिएटर फेस्टिवल का एक काम होना चाहिए कि वो ऐसे शहरों से भी प्लेस को लेके आए जहां पर नहीं है
प्लेयर्स अच्छे हैं और उनको थोड़ी बहुत सुविधा और देके वो नाटक और भी अच्छे हो सकते हैं। तो उसमें कहीं एक व्यवसाय आता नहीं है, लेकिन वो काफी अच्छी हो जाती है उसमें एक प्ले की। इसी तरह जब हम लोग एक नेशनल फेस्टिवल का जब हम नाम देते हैं, मतलब मैं खुद देखता हूं कि हर शहर का जो थिएटर फेस्टिवल है वो नेशनल ही है, वो रीजनल है ही नहीं। सब लोग लिखते हैं कि 3 दिवसीय राष्ट्रीय, 8 दिवसीय राष्ट्रीय, और उसमें सारे हिंदी प्लेज हो रहे होते हैं, उसमें कोई बांग्ला प्ले नहीं है, कोई उड़ीसा का प्ले नहीं है। क्या 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 वो लोग मतलब नेशन में है नहीं क्या? वो हमारे नेशन का हिस्सा है। और हम जब तक ये मतलब हिंदी बेल्ट वाले एक राष्ट्रीय को हम लोग छोड़ेंगे नहीं ना, और हम लोग बाहर भी जाकर देखेंगे नहीं कि कौन सा प्ले अच्छा है और क्वालिटी वाइज, तब तक वो फेस्टिवल एक नेशनल फेस्टिवल हो नहीं सकता है। और दीपक का एक विजन था कि वो मतलब वो पूरे एक रीजनल को मतलब उनका एक था आगे आने वाले टाइम में एक विजन था कि हर स्टेट से एक एक प्ले आए। और वो हम लोगों ने उसके ऊपर काफी लंबी एक बातचीत की थी कि इस स्टेट में इसका अच्छा काम है, इस स्टेट में इसका अच्छा काम है, हम उन सबको हम लेके आएंगे। तो गुणवत्ता ना हम लोग सिर्फ हिंदी में ही खोज रहे हैं, अभी तक हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं हम लोग। और जैसे मैं अगर हिसार से हूं तो सबको क्या रहता है कि यहाँ पे ना हिंदी के अलावा किसी को और कुछ आता नहीं है, तो वो लोग क्यों देखेंगे? तो बहुत सारे शहरों में तो हम लोग ऑडियंस से कुछ चार्ज भी नहीं कर रहे हैं। जब हम ऑडियंस से कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं तो फिर हम ऑडियंस से हम उतना एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं कि वो बांग्ला प्ले देखेंगे या नहीं देखेंगे? उनको पहली बार दिखाना पड़ेगा। जैसे हिसार में पहले नाटक देखने की ही आदत नहीं थी, अब सबको नाटक देखने की आदत हो गई है। तो वो ऐसे ही वो बांग्ला की भी आदत होगी, मणिपुरी की भी आदत होगी, और इस तरह की आदतें होंगी, और उनकी भी क्वालिटी को हम लोग देख पाएंगे। ये सब भी हमें मतलब तय करना चाहिए। मनीष भाई ने बहुत व्यवहारिक और बहुत समकालीन रूप से महत्वपूर्ण बात कही कि केवल हिंदी रंगमंच को राष्ट्रीय रंगमंच कहना, ये हमारे आयोजनों में बहुत स्पष्ट दिख रहा है, और ये एक बड़ी प्रवृत्ति की तरफ इशारा किया मनीष जी ने। अभिषेक जी से एक वक्तव्य चाहूंगा इस विषय में कि एक राष्ट्रीय रंगमंच आपके रंगोत्सव में दिखे और शहर आपका पूरे भारत के रंग परिदृश्य से जुड़े, उसके लिए आप क्या चुनौतियां और सुझाव इस पैनल डिस्कशन में रखना चाहेंगे? अभिषेक भाई मनीष ने जो बात कही या सुदेश जी ने जो बात कही है, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं तो मैंने जो अपना पहला ही फेस्टिवल ओपन किया था आजमगढ़ रंग महोत्सव, उसमें तकरीबन 18 भाषाओं के नाटक आमंत्रित किए थे। और एक बहुत कठिन भाषा है संबलपुरी, उड़ीसा में एक इलाका है जहाँ पर्टिकुलर उस इलाके में बोला जाता है। और मुझे याद है आज से करीब 18 साल पहले हमारे पास कोई ऑडिटोरियम भी नहीं है, हम ओपन एयर एक मंच बना के सब कर रहे थे, और तकरीबन 3-4 हजार दर्शक हमारे बीच मौजूद थे। और संबलपुरी लैंग्वेज में एक नाटक आया था घा, और उस एक अंधा, एक लंगड़ा, एक भिखारन और एक अंधा लंगड़ा, एक गूंगा, एक 4 चरित्र उसमें थे। शैलेश मटियानी की एक कहानी भी इसी पे है, लेकिन वो लेकर आए थे, और पिन ड्रॉप साइलेंट में लोगों ने लगभग 1.5 घंटे की प्रस्तुति को देखा और सराहा था 18 साल पहले मेरे शहर। तो हम इसके पहले भी हम लगातार मल्टी लैंग्वेज फेस्टिवल करते रहे हैं। ये सच है कि मैं खुद भी, अब हमारा जो ग्रुप है सूत्रधार, हम लोग खुद भी पिछले कुछ सालों से हिंदी नाटक ही करवा रहे हैं। उसकी कई बार आवश्यकताएं होती हैं अलग अलग तरह की। आपके अपने शहर की अपनी एक समस्या होगी, अपनी जरूरतें होंगी, और मेरे अपने शहर की मेरी एक समस्या, मेरी जरूरतें। हम लगातार कई सालों तक मल्टी लैंग्वेज कराते रहे, लेकिन जब हमें लगा कि नहीं, हमें थोड़ा सा और फोकस होके काम करना है। अब अगर कहा जाए राष्ट्रीय रंगमंच, तो अगर मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान और दिल्ली और यहाँ मुंबई के प्ले आ जाते हैं, तो एक राष्ट्रीय परिदृश्य तो बन ही जाता है। कोई जरूरी नहीं उसके हम पूरे 28 और 32 राज्य इकट्ठा कर लें। समस्या ये है कि हिंदी रंग पट्टी जो इलाका है,
उस रंग पट्टी में रंग संस्कार कितने गहरे धसे हुए हैं। व्यवहारिक रूप से जो यथार्थ है उस पर अगर हम बात करें तो परंपरा पे ना जाए। आज के समय में जो हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, जो सबसे बड़ी चुनौती हमें दिखती है एक आयोजन में, खासकर छोटे शहरों की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ रंग परंपराएं और उनकी जड़ें इतनी मजबूत नहीं है। वहां सबसे पहले तो आपको यही समझाना है कि भैया नाटक होता कैसे है और नाटक देखना कैसे। तो उस स्तर पे हमारी जो तैयारी करनी थी, तो हम रंग आयोजन में अपनी बात कहूँ तो हमने सिर्फ इसलिए ही आयोजन शुरू किया था कि हम देख सके कि दुनिया मतलब भारत के अन्य भागों में किस तरह का रंगमंच हो रहा है, अन्य शहरों में किस तरह के रंगकर्मी हैं और किस तरह के अभिनेता हैं, और स्व प्रशिक्षित होने के लिए हमने एक आयोजन किया था। और वो आयोजन धीरे धीरे न केवल हमें प्रशिक्षित करता चला गया, बल्कि हमारे शहर में कुछ गंभीर रंगकर्षक बनाता चला गया। उदाहरण के तौर पे मैं आशीष भाई आपके लिखित नाटक, स्वाति के निर्देशित नाटक अगरबत्ती की बात करूंगा। हम लगातार आयोजन कर रहे थे, लेकिन जब से हमने अगरबत्ती को आमंत्रित किया और अगरबत्ती का शो कराया, मैंने खुद ये महसूस किया कि हमारे दर्शक ज्यादा गंभीर हो गए, हमारे स्पॉन्सर्स बढ़ गए। एक नाटक हमने नेटुआ को भी मंगाया था, बहुत पहले देवेंद्र राज अंकुर जी के निर्देशन में संक्रमण मंगाया था हमने। मुझे याद है 500 की कैपेसिटी का एक ऑडिटोरियम था जो अब बना ही और फिर अब खत्म भी हो गया है। वो खचाखच भर गया था वो ऑडिटोरियम। तो जब एक अच्छी प्रस्तुति आती है, मुझे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता वो प्रस्तुति अंडमान निकोबार से आ रही है, मणिपुर से आ रही है या हिसार से आ रही है। एक अच्छी प्रस्तुति किसी भाषा की मोहताज नहीं, एक अच्छी प्रस्तुति किसी क्षेत्र विशेष की मोहताज नहीं है, वो कहीं से भी आ सकती है। लेकिन अब मैं एक आयोजक भी हूँ, मेरे सामने कुछ समस्याएं, कुछ चुनौतियां भी। मैं पहले बात चुनौतियों पे करूंगा। मेरी चुनौतियां ये नहीं कि मुझे ये सपोर्ट नहीं मिल रहा है या मेरे साथ ऐसा कुछ करता हूँ ये घट जाता है। मेरी चुनौती ये है कि हिंदी पट्टी का रंगमंच कब पेशेवर तरीके से अपने आप को प्रदर्शित कर पाएगा। पेशेवर तरीका मतलब गुणवत्ता युक्त तरीका जो है, क्या कब। अब बहुतायत आयोजन हो रहे हैं, हम लोग भी जाते हैं, आप भी जाते होंगे, बहुत हम लोग फेसबुक पे लगातार देखते हैं कि इतने ये महोत्सव, वो उत्सव, ऐसा उत्सव। इन सब के बावजूद भी क्या उस शहर में उस तरह की परंपरा विकसित हो पा रही है जैसा नॉर्थ ईस्ट में है, जैसा साउथ में है, जैसा महाराष्ट्र में है? इसे हमें एक बार टटोलना होगा। तो अभी मुझे लगता है कि अभी जो हमारा समकालीन हिंदी रंग जगत है वो चीजों को खंगाल रहा है। अभी वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है इसको खुद ही नहीं पता है। अभी हम सब लोग कुछ कुछ करके टटोल रहे हैं, उसी में हमें कहीं एक जरंगम जैसा आयोजन मिल जाता है, उसी में हमें कहीं एक अगरबत्ती जैसी प्रस्तुति मिल जाती है, नेटुआ जैसी प्रस्तुति मिल जाती है, या बहुत सुंदर आयोजन रंग आयोजन का हम देख पाते हैं, या जो अभी अपने सुदेश जी के यहाँ हो रहा है, जो विनोद जी के यहाँ हो रहा है, इसका तमाम साथी जो कर रहे हैं। तो अभी तो मुझे लगता है कि हमारे सामने जो सबसे बड़ी जो मतलब चुनौती है वो ये है कि क्या हिंदी पट्टी के रंग आयोजनों, रंग कर्मियों में आपस में कोई संयोजन है, कोई ऐसा कुछ जुड़ाव हो रहा है, कोई इकट्ठा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है जहाँ पे हम आके एक दूसरे के आयोजनों, एक दूसरे के अनुभवों को शेयर कर सकें। इसकी शुरुआत हुई थी जस्ट अभी कोरोना काल से पहले, दीपक भाई भी थे उसमें, अजित राय जी के जन्मदिन की पार्टी में हम सब ने अपने अपने आयोजन और अपने काम के मॉडल को रखा था। बट देखिए वो क्षणिक घटना थी, मतलब एक पर्टिकुलर एक स्पेस पे एक टाइम घट गया था वो। क्या इसमें कोई निरंतरता भी आ पा रही है? क्या इस बात की आवश्यकता हमें नहीं है कि हम जो भी अपने समय में जहाँ पे जो गंभीर आयोजन हो रहे हैं गुणवत्ता के साथ, वो आपस परस्पर इस तरह के आयोजन के माध्यम से अपने अपने अनुभव को बांटते हुए और साथियों को जोड़ते हुए हम आगे की दिशा में बढ़े? तो मनीष भाई की बात सही है, राष्ट्रीय परिदृश्य पे आप करेंगे तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं एक गलती तो है कि हमें दूसरी भाषा क्षेत्रता छूट रही है। लेकिन यहाँ ये भी हमें देखना पड़ेगा कि उसकी क्या कारण है, उनकी वजह क्या है। जी धन्यवाद। जी अभिषेक भाई, बहुत सारगर्भित तरीके से आपने अपनी बात रखी और मनीष जोशी जी की बात को आगे बढ़ाया। और आप दोनों की बात में एक उभयनिष्ठ या कॉमन बात है कि अच्छी प्रस्तुति कहीं से भी आ सकती है। मनीष भाई ने भी इस तरफ इशारा किया था कि मान लीजिए कि एक प्रस्तुति एक ऐसे ग्रामीण इलाके में हो रही है जो आपके फेस्टिवल में अच्छा लाइट, साउंड, सेट और दर्शक और एम्बियंस पाकर निखर उठे। ऐसे बहुत से काम विनोद जोशी जी निश्चित रूप से करते होंगे, क्योंकि वो लोक रंगमंच और लोक विधा पर काम करते हैं, एक बड़ा आयोजन करते हैं। मैं इस बिंदु पर आपके विचार जानना चाहूंगा विनोद जी। अच्छी प्रस्तुति कहीं से भी आ सकती है। ये जो
चुनौतियों का बहुत ही सौभाग्य है, ऐसे सभी युवा महत्वपूर्ण काम करने वाले साथियों ने किस लेवल पे अपने अपने संस्मरण अनुभवों से हम सबको समृद्ध किए, क्या क्या सब कुछ, ये इस एक मंच ने हमको कितना चीज सीखने को अवसर दे रहा है, बहुत आभारी। अब मैं चुनौतियों पे लोग जो आयोजन करता हूँ मोमासर उत्सव के नाम से, ये 2010 से जब से इसका आयोजन, और वो भी एक छोटे से निहायत छोटे से गांव कस्बा कहिए 500 साल पुराना, क्योंकि जितने जो आयोजन है आज सुविधा संपन्न शहरों में कुछ कुछ ऐसे अभिजात्य परिवार लोग उसको देख सकें, प्रिविलेज्ड लोग। तो जब मुझे अवसर मिला जयपुर में उत्सव करने का, तो मैंने सबसे पहले ये कहा कि चुनौती ये है कि ये जो मेट्रो सिटीज होते हैं उसमें संपूर्ण भारत के लोग होते हैं और समस्त राजस्थान के ग्रामीण जितने लोग हैं उसका प्रतिनिधित्व जयपुर में होता है। अब जब हम फेस्टिवल कन्वेंशनल वेन्यू पे करते हैं तो वहां किसी के पास रिक्शा लेके आना पड़ेगा, एक स्कूटर पे कुछ लोग आ पाएंगे, कार में कुछ लोग हैं, और फिर लेकिन जिन घरों में बहुतायत में लोग हैं वो एक स्कूटर पे नहीं आ पाएंगे। क्या उत्सवों को हम लोगों के बीच में जाके नहीं कर सकते? कैसा वो लोगोन्मुखी उत्सव बनाया जाए, न कि केंद्र आधारित उत्सव बने। तो सबसे पहले ये प्रयास किया, और उत्सव में जो जयपुर को थोड़ा बहुत जानते हैं तो विद्याधर नगर है, रामगंज है, ईदगाह है, आमेर है, सांगानेर है, शहर का जो चौपड़ है, महावीर पार्क है, शास्त्री नगर है। इन तमाम जगह पे लोकल लोगों के साथ संवाद किया, सीएलजी के साथ किया, सामान्य नागरिकों से लेके व्यापार मंडल तक किया, और उनको उद्देश्य बताया कि उत्सव लोगों के लिए है और हम ये लोगों के बीच में लाना चाहते हैं, सहयोग चाहिए। चुनौतियां हैं, इजी है, आप किसी रंगमंच में सारी सुविधाएं हैं, पार्किंग है, आपको नेपथ्य में जितना महत्वपूर्ण काम करना है, लेकिन कम्युनिटी को कैसे सशक्त करें। आज आप देखिए कि जब से ये काम बनाया गया कि भाई यहाँ फेस्टिवल होगा, समाज में आयोजक निकले, उनकी प्रतिभाओं का कोई आंकलन नहीं कर पाए। वो थिएटर में वो फेस्टिवल कभी नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने आयोजन किया तो हमको लगा कि बहुत बड़ी। तो एक चुनौती के रूप में पहला ये है कि मैंने अच्छे से सुना, सुदेश भाई बोल रहे थे, भाई मनीष जी भी बोले, अपने साथी सभी बोल रहे हैं कि कैसे ये लोकोन्मुखी बनाने का प्रयास कितने कितने वेन्यूज पे करते हैं, लेकिन लोक में आशीष जी चुनौतियां थोड़ी और अलग है। मैं थोड़ी अपनी बात भी अवसर है इसलिए क्योंकि मैं बोलना चाहता हूं, ये जो समाज और समय है ये प्रतिपल बदल रहा है, और आपकी जो धरोहर है, सांस्कृतिक विरासत है, जिसको मैं अपनी भाषा में लोक संगीत, गीत और नृत्य बोलता हूं, जिस भाषा में रचा गढ़ा गया है वो लौकिक है, वो रीजनल है। तो जैसे राजस्थान को आप जियोग्राफिकली अगर देखें, सब जानते हैं आप, तो उसके 7-8 प्रमुख केंद्र बनते हैं और वो भाषागत है। जैसे अभी मनीष जी ने सब कुछ बताया था, वैसे ही मैं ऐसे कहना चाहता हूं कि मारवाड़ एक अंचल है, शेखावाटी एक है, हाड़ौती एक है, ब्रज एक है, वागड़ एक है, मेवाती एक है, और जहां जयपुर जैसा केंद्र है उसको ढूंढाड़ एक है। सब जगह की अपनी भाषा है, भाषागत जो बोली है, डायलेक्ट है, उसके आधार पे ये डिवीजन है। इन सब क्षेत्र में लोक विधाएं, लोक गायन, नृत्य की अलग अलग परंपराएं हैं। लोक
वाद्यों की अलग अलग परंपराएं हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते, जैसे आज मांगनियार बहुत विख्यात हैं, लंगा बहुत विख्यात हैं, कालबिलिया बहुत विख्यात हैं, लेकिन अगर आप लंगा को लेके ब्रज में चले जाएंगे तो उनके लिए वे कंप्लीट विदेशी होंगे, राजस्थान का राजस्थान में होते हुए। तो जो चुनौती के रूप में है कि कैसे आप ये जो रीजनल आपकी लोक विधाओं के जो कंपोनेंट है, जो लोक विधाओं के लोक जिनको हम संगीत की परंपराएं कहते हैं, इनको ऐसे देखे बिना, जैसे अभी भाई संदीप जी कह रहे थे कि कैसे हम मतलब ये सोचें कि यहाँ बाड़मेर का आदमी नहीं होगा, बीकानेर का आदमी नहीं होगा, भरतपुर का आदमी नहीं होगा। हमारा उद्देश्य है फेस्टिवल को ऐसा बनाएं कि उसमें रिप्रेजेंटेशन अगर एक आदमी हो तो भी है, क्या हम सातों रीजन्स के उन विधाओं को रिप्रेजेंटेशन दें तो एक समग्र राजस्थान का लोक संगीत का उत्सव बने। वो सिर्फ ऐसा ना हो कि उसमें सिर्फ मांगनियार ही हो जो फेमस है, लंगा हो जो फेमस है, कालबिलिया हो। हम अब ये चुनौती इसलिए है कि जब टीवी देखते हैं, जब आप शहरों के कार्यक्रम देखते हैं, जब आप ये जितने बड़े अब आयोजन होते हैं कि कौन बहुत अच्छा गाता है, किसको 25 लाख रुपए मिलते हैं, 50 लाख रुपए मिलते हैं, बड़े बड़े जिस टीवी शोज में जो चयन करके आते हैं, उनके जो पुरखे हैं, उनके जो भाई बंद हैं, उनकी गायकी को कोई नहीं समझता है। और जो उस स्क्रीन पे उनके लिए एक लाइन लगती है। अब आपको चुनौती है जब आप फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो जो स्क्रीन वाला नहीं लाएं तो लोग आपसे पूछते हैं कि ये ऐसा कलाकार क्यों लाए, जबकि वो टीवी में इसी जाति का कलाकार है तो उसको क्यों नहीं लाए। आप इसकी दूसरी चुनौती देखिए। तीसरी चुनौती आप इस संदर्भ में देखिएगा कि हमारी जो एजुकेशन है, जिसको हम करिकुलम कहते हैं, जिसको हम पाठ्यक्रम कहते हैं, उसमें आशीष भाई कहीं भी लोक संस्कृति को, स्थानीय लोक संस्कृति को कोई नहीं मौका दिया जाता। आपको तैमूर कब आए, हवा महल, जल महल, आगरे का लाल किला दिल्ली, ये सब बता दिया जाता है, लेकिन आपके वहां 500 साल से जो जोहड़ बना है अद्भुत, कोई कुंड है, कोई लोकल लोक देवी देवता का मंदिर है, जात झड़ूले होते हैं, गोठ लोग अपने विवाह शादियों के बाद जाते हैं, पितरों का तर्पण करने जाते हैं, वो सरोवर है, उसके बारे में आप इतिहास पता करो तो गांव में आपको सूचना नहीं है। जब तक आप लोकल शिक्षा में धरोहर, रंगोत्सव एक धरोहर, अगर इसके कंपोनेंट नहीं डलवाएं तो जो युवा पीढ़ी, आप अचानक जब 15, 16, 18 साल में जब उनको आप देखेंगे कि वो आपके ऑडियंस कैसे बने, तो हमारे लिए उस समय चुनौती आती है। जब वो फिल्मों में जाते हैं, वो गजलों के टीवी के कार्यक्रमों में जाते हैं, लेकिन जब मोमासर उत्सव में आते हैं तो उनका मिजाज एकदम बदल जाता है। लेकिन ये एक चुनौती है कि आप उनको परोसना क्या चाहती है। अब यहां आपका दायित्व है कि आप युवा पीढ़ी को कैसे जोड़ें। ये जो कम्युनिकेशन है कि जो युवा पीढ़ी जब आए, उनको वो शब्द नहीं, वो भाषा नहीं, ये खड़ी बोली में है, ये मेवाड़ी में है, ये ढूंढाड़ी में, हाड़ौती में, आप उसका थोड़ा सा चुनौती के रूप में लेके एक छोटा सा ब्रीफ उससे पहले आप पेश करें, कुछ बताएं, तो वो मोर इंफॉर्मेटिव होता है। थिएटर में भी ऐसा पॉसिबल है कि जब आप नॉर्थ ईस्ट से रंगमंच मंगाते हैं, उड़ीसा से मंगाए, साउथ से हैं, अवसर मिला, उसका पहले ब्रीफ हुआ तो उसका 10 गुना आनंद आया हमको। तो ये एक बड़ी चुनौती है। वैश्वीकरण और बाजारवाद एक बड़ी चुनौती है। वो इसलिए बड़ी चुनौती है कि आज कलाकार, जिसको हम बड़ी मुश्किल से इन 20 वर्षों में करीब करीब राजस्थान के जो भी 33 जो जिले हैं उसमें नहीं करते 600 गांव में 20 साल से आते जाते रहा हूं। 5 से 7 हजार कलाकारों से
व्यक्तिगत परिचय है। लेकिन वैश्वीकरण में अब पैसे बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, सेल्यूलर वाले, स्क्रीन वाले महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। कैसे इन चुनौतियों को आप, ये जो समय बदल रहा है उसमें भी आप ट्रेडिशनल अपनी धरोहर की चीजों को ऑथेंटिसिटी के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ और बहुत निजता जो उनका अपना है उसको उसी ताकत के साथ अगर आप बिना घबराहट के कुछ शुरुआती सफलताओं के अगर आप प्रेजेंट करते हैं, उसका एक ऑडियंस बनता है। हर इंसान को, युवा हो, वृद्ध हो, देश में हो, विदेश में हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, अगर जो आप दिखा रहे हैं उसमें जीवंतता है, सजीवता है, उसकी मौलिकता है, तो उसमें दम होगा और वो आपको समय लेगा, लेकिन आपको विश्वास दिलाएगा उत्तरोत्तर प्रतिवर्ष के आयोजन में कि लोग उसके बारे में ज्यादा जागरूक हुए हैं, आग्रह करते हैं, देखते हैं और रुचि दिखा रहे हैं, आपका मनोबल भी बढ़ता है। तो एक और चीज मैं कहना चाहता हूं जो हमारे संदर्भ में है, इन वर्षों में कलाकार अपनी वेशभूषा, गीतों की मौलिकता, वाद्य यंत्रों में बदलाव और वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग ये बहुतायत में करने लगे हैं। इसका कारण है कि वो उनको वॉइस में मदद करता है, उनकी खामियों को नहीं पकड़ने देता, उनको जोर नहीं आता और उनको एक वैश्वीकरण में जितनी विवाह शादियां, ये बड़े बड़े जो आप आयोजन सुनते हैं कभी कि अभी अंबानी जी की शादी है, अभी फियोन से वहां आ रही है, अभी वो कलाकार को इतनी बड़ी शादी वो उनकी हो रही है, अभिनेता उसमें ये जब जाते हैं तो वहां कोई ऑथेंटिसिटी चेक करने वाला नहीं होता। वहां किसी को ये परवाह नहीं है कि ये गीत लंगा का है, मांगनियार का है, कालबेलिया का है। और धीरे धीरे ये एक दूसरे की चीजों को लेके और जो पॉपुलर सेगमेंट है उसमें पेश करने लगे हैं। लीजिए, हम एक दूसरे को सीखने के लिए मंच बनाया है, लेकिन अगर आपने उस मौलिक चीज को छोड़ दिया, आपका कमाईचा है उसको छोड़ देते हैं, सारंगी है उसको छोड़ देते हैं, आपने अपना दो तारा, एक तारा जो अब देखने को धीरे धीरे कम होता जा रहा है, आपको जंतर देखने को कम है, आप सिर्फ 4 या 5 अपने वाद्यों के साथ और 15 गीत के साथ अगर आप अपना जीवन गुजार लेते हैं, परिवार का पालन कर लेते हैं, देश दुनिया में फेस्टिवल में चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सब समाज से लेकर आयोजकों का बहुत भारी उसमें रोल है कि हम थोड़े अज्ञानी हैं। हम सिर्फ आयोजन को इवेंट के तौर पे देख रहे हैं। हमारा ध्येय इस धरोहर को प्रिजर्व करना है, प्रमोट करना है और नेक्स्ट जनरेशन में ऑथेंटिसिटी के साथ आगे ले जाना है। बदलाव समय अनुकूल हो, स्टैटिक नहीं हो। हम ये नहीं कहते हैं कि हम पुरानी चीजों पे, लेकिन आप उसकी आत्मा को जिंदा रखते हुए इन चुनौतियों को पार पाना है। मेरी दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि कैसे इन चुनौतियों को, उस चाहे वो आपका थिएटर हो, चाहे लोक संगीत हो, लोक नृत्य हो, लोक नाट्य हो, उसकी आत्मा उसमें होनी चाहिए, उसकी भाषा होनी चाहिए, उसमें उनके वाद्य और ड्रेस होनी चाहिए। फिर आप प्रस्तुतिकरण के तरीके कॉन्टेम्परेरी तय कर लीजिए, वो उतने ही सारगर्भित होंगे, ऐसा मैं सोचता हूं। बेहद गंभीर और बिंदुवार और बेहद स्पष्ट चुनौतियों को रखा विनोद जी ने। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं इस वक्तव्य के लिए। पहली बात उन्होंने कही कि ये जो सेलिब्रिटी है, ये सेलिब्रिटी जो थिएटर में ज्यों की त्यों ये चुनौतियां हैं, आपने जितने भी चुनौतियां बिंदुवार रखी वो ज्यों की त्यों थिएटर में भी है। यहाँ सेलिब्रिटी थिएटर क्राउड पुलर होता है, ये बहुत भीड़ लगा सकता है, पैसा जमा कर सकता है। दूसरी चुनौती आपने कही कि एकेडमिक्स में जो शिक्षा व्यवस्था है स्कूल कॉलेज की, उसमें रंगमंच या लोक संस्कृति की पढ़ाई अगर हो तो लोग अपने आप आ जाएंगे। हालांकि उसका सुझाव भी आपने दिया कि एक ब्रीफ आप एजुकेट भी करें अपने फेस्टिवल के दौरान। तो मनीष जी से मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि हिसार में भी वो ये समस्या देखते होंगे कि एक अच्छी प्रस्तुति है
लेकिन उसमें कोई सिनेमा या टीवी में काम करने वाला आदमी नहीं, और एक कमजोर प्रस्तुति है लेकिन उसमें सिनेमा में काम करने वाला आदमी है। तो इस तरह की चीजों से वो बहुत रूबरू होते होंगे। तो मनीष जी से चाहूंगा वो चुनौतियां रंगमंच की और रंगांगन थिएटर फेस्टिवल में जब ये चुनौतियां आती हैं तो उससे वो कैसे जूझते हैं, तो उनका अनुभव हमारे भी काम आएगा। आदरणीय मनीष जोशी। देखिए, हिसार में भी हम लोग ना मतलब बहुत सारे ऐसे लोगों को इनवाइट करते आए हैं जो लोग टीवी पे काम करते हैं या फिल्मों में काम करते हैं, लेकिन हम ऐसे किसी प्ले को इनवाइट नहीं करते कि जिसकी मतलब जो कमजोर प्ले हो, जो नाटक कमजोर हो, उसमें सेलिब्रिटी है, उसमें उसका कोई दोष नहीं है कि वो हो गया है, वो उसकी एक मेहनत है, उससे वो हुआ है और उसको देखने के लिए लोग आते हैं। और थिएटर फेस्टिवल में क्या होता है ना, एक ऑडियंस का भी एक ट्रेनिंग होता है, ऑडियंस भी ट्रेंड होती है। वो कई बार खुद बोल देती है कि वो उस नाटक में एक फला फला बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन जो आपका प्ले था वो उससे कहीं अच्छा था। तो ये ऑडियंस को भी एक विचार करना आ जाता है कि किसका प्ले अच्छा था, किसका प्ले अच्छा नहीं था। दूसरा क्या होता है ना, मतलब कि थिएटर फेस्टिवल में एक जैसे हम आकर्षण के तौर पर हम उनको आते हैं लेके, और उसी के थ्रू क्या होता है कि ऑडियंस और भी इंक्रीज हो जाता है कई बार। और हम अपने बजट के हिसाब से आते हैं लेके, किसी की फीस अगर 20 लाख रुपए है तो हम उसको क्यों लेके आएंगे उसको हम। हमारे बजट में कोई 1 लाख रुपए में आता है और हमारे एक मिजाज का आदमी है, जैसे राजपाल यादव आते हैं हमारे यहाँ पे, और राकेश बेदी आते हैं, वो हमारे एक मिजाज के आदमी है। उन्होंने थिएटर किया है, उनको मालूम है कि वो किसी कॉरपोरेट के यहाँ पे होके नहीं आ रहे हैं। वो चुनौती तो क्या होती है कि हम किसी को इनवाइट करना चाहते हैं और उसकी फीस बहुत ज्यादा है, हम उसको इनवाइट नहीं कर पा रहे हैं, वो एक चुनौती है। तो हम कभी ऐसा नहीं होता है कि हम मतलब कर्ज लेकर और किसी और को हम लोग इनवाइट करें, किसी ऐसे आदमी को हम कर्ज लेकर हम उसको इनवाइट करें और ऑडियंस उससे आ जाए। तो ऐसा हम लोगों ने आज तक नहीं कभी किया है। मतलब ये वही बात है कि जैसे आप किसी ने आपको एक दावत में इनवाइट किया है, तो आप चाहे रोज आप दाल खाते हैं, लेकिन आप उस दिन शाही पनीर भी आप खा ही लेते हैं साथ में, और मीठा भी आप खा ही लेते हैं। तो वो ऐसा है, उसमें कोई मुझे मतलब गुरेज नहीं है, लेकिन वो आपके बजट में आए, आपका एक मिजाज का आदमी हो आपके, और आपके लोगों को उससे सीखने को मिले। जैसे हमारे यहाँ कोई ऐसा आदमी आता तो हमारी पहली कंडीशन होती है कि आप शो के बाद आप जाएंगे नहीं। हमारे जो एक्टर्स हैं उनके साथ अगर आप क्लास भी करेंगे आप, तो फिर एक्टर्स के साथ भी एक इंटरेक्शन होता है, उन्हें सीखने का एक मिलता है, एक मतलब पास बैठने का और उनसे कुछ सीखने का मौका मिलता है। और चुनौती तो यही है कि मतलब जो हम कई बार किसी को चाहते हैं कि इसको हम इनवाइट करें, लेकिन उसका मतलब बजट का भी हाई होता, तो उनको हम लोग फिर इनवाइट नहीं कर पाते हम लोग। और लेकिन मतलब मुझे मतलब पर्सनली ये है कि मतलब सेलिब्रिटीज को बुलाने से मतलब कहीं से थिएटर फेस्टिवल कमजोर नहीं होता है, उसमें एक अच्छी चीज ही उसके साथ ऐड होती है, उसके साथ अच्छी चीज। बहुत सार्थक टिप्पणी और बहुत व्यवहारिक टिप्पणी। हालांकि मनीष जी अपनी व्यवहारिक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं, बेहद व्यवहारिक टिप्पणी। और विनोद जी की बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि इस वैश्वीकरण और बाजारवाद के दौर में भी ऐसे आर्टिस्टों को खोज लेना, कुछ चंद नाम भी लिए मनीष भाई ने, जो रंगमंच की शर्त पर और आपके आयोजन की शर्त पर उपस्थित है, और उनकी भी प्रेरणा आर्थिक नहीं है। तो ऐसे लोगों को लंबे समय में विनोद जी ने भी और मनीष जोशी जी ने भी खोज लिया है, और उनकी उपस्थिति
बिल्कुल ठीक कहा मनीष जी ने कि अगर वो सेलिब्रिटी हैं तो इसमें उनका क्या दोष। और लेकिन अगर वो रंगमंच की शर्तों में रंगमंच में शामिल हो रहे हैं तो उनका उपयोग रंगमंच की बढ़ोतरी या आयोजन की सफलता के लिए क्यों नहीं किया जा सकता। ये उनकी भी विनम्रता है और हमें भी इतना कृतज्ञ होना चाहिए और बीच में से एक रास्ता बनता है। अभिषेक जी से जानना चाहूंगा कि एकेडमिक्स में न थिएटर है, न फोक थिएटर है, न इस तरह की सांस्कृतिक समझ बच्चों में पैदा की जा रही है स्कूल एजुकेशन में। तो ऑडियंस एजुकेशन आपने अपने यहाँ भी बहुत किया है। तो आप इस सारी बातों को, विनोद जी के वक्तव्य को और मनीष जी के वक्तव्य को देखते हुए आप अपनी बात रखें। सबसे पहले तो मैं भाई विनोद जी की बात से बहुत प्रभावित हूँ और जिस तरह का आपका काम का मॉडल है उसे सुन के एक उत्सुकता सी जगती है, क्योंकि आपके यहाँ तो कम से कम मांग्यार और लांगा और कालबेलिया है भी, हमारे फेस्टिवल में भी आते हैं ये लोग। हमारे उत्तर प्रदेश का आप हाल देख लीजिए, फोक का तो बहुत बुरा हाल है। हमारे उत्तर प्रदेश में लिए देख एक मानली अवस्थी जी दिखाई देती हैं अब। मतलब जिस बाजार और जिस उसके आप बात कर रहे थे, उसकी चुनौतियां तो हैं ही हमारे सामने। जिस तरह से वाद्य यंत्र खोते जा रहे हैं, पुराने गीत लुप्त हो रहे हैं, पुराने जो तान और लय है वो सब कहीं ना कहीं मिसिंग है। और हाँ, बढ़ते हुए पाश्चात्य या जो भी जो ग्लोबलाइजेशन का जो एक प्रभाव पड़ा है हमारे जीवन रहन सहन में, वो हमारी कलाओं पे भी उसका असर आ रहा है। तो वो एक बहुत अच्छी बात आपने विनोद जी ने कही। मैं जो अपनी बात कहूंगा, हमने जो अपने आजमगढ़ शहर में थिएटर शुरू किया, तो मैं पहले किसी और ग्रुप में काम करता था, हरिकमल जी हुआ करते थे, मैं उनके साथ, तो वो नहीं रहे। हमारे शहर में 1936 से थिएटर होता था, ऐसा मुझे अपने शहर में थिएटर शुरू करने के बाद पता चला। बट वो जो हम अभी जिस तरह का थिएटर हम अभी कर रहे हैं या जिस तरह के मंच पे मैं अभी प्रतिभाग कर रहा हूँ, इससे कोसों नहीं, मतलब सैकड़ों हजारों मील दूर था। तो वो थिएटर किस तरह से गुणवत्ता के साथ सामने आया है और कैसे वो अपने लिए एक परिवेश गढ़ सके जहां वो सस्टेन कर सके, इसके लिए जितनी भी युक्तियां मुझसे संभव थी, मेरे साथियों से संभव थी, हम लोगों ने उसमें शामिल की। पहली शर्त थी हमारे पास कि हम अपने साथियों को, जो हमारे शहर का लोग हैं, और उन्हें कंटेम्प्रेरी जो थिएटर है उससे अवगत कराएं जो अच्छे गुणवत्ता। तो हमने उनको आमंत्रित करना शुरू किया, कुछ बहुत महंगे नाटक, कुछ सस्ते नाटक, कुछ मतलब दोस्ती यारी में मुफ्त के नाटक। लेकिन उनकी क्वालिटी हमने हर बार, जितनी हमारी समझ थी उस हिसाब से कोशिश की, क्वालिटी अच्छी क्वालिटी के ही नाटक हम दिखाएं, क्योंकि दर्शक आदी हो चुका था कुछ भी देख लेने का। क्योंकि छोटा शहर है, यहाँ तो सिनेमा हॉल भी नहीं है, कोई सर्कस, कोई प्रदर्शनी साल में एक आध बार लगती थी, अब वो भी नहीं लगता, क्योंकि वो मैदान अब किसी और काम के अलॉट हो गया है। तो एंटरटेनमेंट की जो बात करें तो उसके लिए बस इतने ही थे कि आप कहीं भी कुछ जागरण करा दो, कहीं ऑर्केस्ट्रा करा दो, कहीं शादी ब्याह में कुछ हो रहा है, लोग जुटते थे। उसी तरह से नाट्य समारोह में भी लोग जुटने लगे थे। मैंने जैसा शुरू में बताया कि 2-3 हजार तो भीड़ ऐसे कॉमन बात थी। लेकिन कैसे हम नाटक के जरिए दर्शक को समृद्ध करें, उसके लिए एक सतत प्रक्रिया है। मुझे भी 18 साल लगे और अभी भी मैं बहुत दावे से नहीं कह सकता कि हमारी ऑडियंस बहुत कमाल की हो गई। हालांकि आपका व्यक्तिगत अनुभव भी रहा होगा आशीष भाई आजमगढ़ में। तो ये प्रक्रिया के तहत होता है। अगर जैसे किसी सेलिब्रिटी की अभी बात आ रही थी, हमारे यहाँ तो शुरू में 10 साल कोई आया ही नहीं। आप सेलिब्रिटी छोड़िए साहब, कोई ढंग का पत्रकार, कोई समीक्षक भी नहीं आया हमारे यहाँ, बुलाने पे भी नहीं आया। तो एक समय लगता है एक पूरे एक आयोजन को एस्टैब्लिश करने में, उस आयोजन के बहाने उस परिवेश को गढ़ने में, और तमाम चुनौतियां होती हैं जहाँ कई बार हमें समझौते करने पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक शॉर्टकट दिख रहा होता है, लेकिन बहादुरी या कह दीजिए कला ही ये है कि आप अपने जो आपका विजन है उस पर आप कायम रहिए और उस पर आपको भरोसा हो, और लोग आपसे जुड़ते हैं। ठीक है, नहीं जुड़ेंगे बहुत सारे लोग, मैं मानता हूँ कि 60 लाख की आबादी के जिले का हूँ और मेरे पास शायद ही 60 लोग हों इस तरह के जो मेरे विजन से इत्तेफाक रखते हों, बट 60 नहीं, 5-6 तो हैं। तो ये 5-6 भी 15-20 सालों में आए हैं। तो ये एक समय लगता है, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ही चीजें होती हैं। और
इसको आपको यूं देखना पड़ेगा कि आप अपने विजन को लेकर क्लियर हो, आपको अपने को विश्वास हो, और अपनी शर्तों पे आप सेलिब्रिटी बुलाइए और या किसी को बुलाइए, अपनी शर्तों पे बुलाइए और अपने शर्तों पे कायम रहिए, तो जरूर उसका प्रभाव पड़ता है। और ये और जो अभी विनोद भाई ने जो बात कही, हमारे जो शैक्षिक माहौल है उसमें तो कहीं इस तरह की पढ़ाई लिखाई है ही नहीं। दुर्भाग्य देखिए कि हम लोग पहले बचपन में, आप, मैं, मनीष, विनोद भाई, कोई भी हम लोग अपनी दादी, मौसी, नानी, फूफी सबसे कहानियां सुनते थे, या मुहावरे, बातचीत के खेल खेल में मुहावरे बोले जाते थे। हमारे एक है बुझौनी, जिसको पहेली बोलते हैं, उनके बहाने छोटे छोटे बच्चे भी पहेलियों के बहाने मानसिक विकास होता था और अपनी रिचुअल्स, अपनी जड़ें, अपनी परंपराओं से हम जुड़े रहते थे। आज कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक गैप आया है। हम स्कूली शिक्षा छोड़ दीजिए, हमारे घर के खुद के परिवेश में, खुद के माहौल में हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम अपने बच्चों को कहानियां सुनाएं या अपनी परंपराओं, अपनी उसकी बात करें। अधिक से अधिक हम धार्मिक कर्मकांड तक ही रह जाते हैं। और तो कहीं ना कहीं ये जो बाजार का प्रभाव है, जिसकी बात भाई विनोद जी कर रहे थे, उसका असर आता है। लेकिन मैंने एक खूबसूरत सा मॉडल देखा है, मतलब आशीष भाई जो काम करते हैं, आशीष भाई ने एक अच्छे क्वालिटी का थिएटर, अपने अच्छे फोक, और पूरा वो जो सेलिब्रिटी, वो सॉरी मनीष भाई की बात कर रहा था, माफ करिएगा, उस सेलिब्रिटियों को भी इकट्ठा करते हैं, वही हम भी करते हैं। अभी हमने जो लास्ट अपना एक आयोजन किया था, जो फिल्मी आयोजन होता है, फिल्म फेस्टिवल होता है, और फिल्म फेस्टिवल का मतलब फिल्म दिखाई जा रही तो फिल्म के प्रोड्यूसर, फिल्म के राइटर, डायरेक्टर, एक्टर मौजूद रहते हैं। ऐसा कुछ घटा पिछली बार हमारे, क्यों कोरोना का वक्त था, और हमने जो 8 फिल्में स्क्रीनिंग की थी, उसके बहुत सारा शॉर्ट फिल्में और वो भी दिखाया था। इत्तेफाक से कोई भी नॉन चेहरा सेलिब्रिटी हमारे फेस्टिवल में नहीं था। कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ, लेकिन दर्शक हमारे बढ़े हुए थे। और दर्शक ना केवल बढ़े हुए थे कि आफ्टर द शो जो हम डिबेट करते हैं, पता नहीं अननोन सा नाम, जो अभी बहुत बड़ा नाम भी नहीं है, अविनाश दास, और वो इतना खुश हुए कि उनके समेत तमाम जो साथी और आए हुए थे, वो रुक गए। उन्होंने अपनी एक दिन की यात्रा रोक दी कि एक दिन और रुकेंगे, क्योंकि दर्शक संवाद करना चाहता था, बात करना चाहता था। तो जब आप एक गुणवत्ता के लेवल पे दर्शक को जागरूक कर देते हैं, तो आप यकीन मानिए कौन सेलिब्रिटी है और कौन अननोन है, इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने पहले का वक्तव्य दिया कि किस भाषा में, किस क्षेत्र से कौन सा नाटक आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे लगता है हमें ये सेलिब्रिटीज और फोक, इसकी बाउंड्रीज से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। हम अगर एक आयोजक हैं और हम अपने आयोजन के माध्यम से अपने शहर को एक पहचान दे रहे हैं, या हम अपने आयोजन के माध्यम से अपनी परंपराओं, अपनी जो हमारी संस्कृति है, उसकी कहीं ना कहीं कुछ रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर अगर हमारे बीच का कोई आदमी सेलिब्रिटी है और वो हमसे जुड़े रहना चाहता है, तो उसे बुलाइए और उसको खूब अच्छा खैर मकदम कीजिए, उसका स्वागत कीजिए, और ताकि लोग जान पाए कि जो यार ये जो आदमी सेलिब्रिटी है वो भी यही काम करता था जो अभिषेक पंडित करते हैं। तो उससे हमारा मान बढ़ता है। और जैसा कि आशीष भाई ने बोला कि मतलब क्राउड बढ़ जाती है उससे, मैं कहता हूँ क्राउड ही नहीं बढ़ जाती भाई साहब, हमारे स्पॉन्सर्स बढ़ जाते हैं, हमें तो पैसे भी मिलते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं, हाँ बशर्ते कि वो आदमी अपने मन मिजाज का हो, हमारे काम को समझ रहा हो। और बाकी बहुत सारी चुनौतियां और दुश्वारियां तो हैं ही, और जिसपे हम 4-5 लोग क्या बात करें, पूरा देश इस वक्त चिंतन कर रहा है, और करना भी चाहिए। सरकार के स्तर पे जिस तरह के सुविधाएं हैं, वो बहुत, उसको मतलब तारीफ नहीं की जा सकती उसकी, और जितना गंभीरता है। मैं तो कुछ प्राइवेट फेस्टिवल जिला प्रशासन के लिए भी करता रहता हूँ। मैंने वहां देखा है कि पढ़ा लिखा आईएएस भी, जो कला और संगीत का बड़ा पारखी भी है, उसको वो जाहिर करता है कि उसे बहुत लगाव है इन सब चीजों से, बट मैंने वहां भी देखा है कि उन्हें गुणवत्ता युक्त काम से कोई मतलब नहीं होता है। तो बहुत सारे अनुभवों से गुजरना पड़ता है। लेकिन जयरंगम हो रहा हो, चाहे रंगांगन हो, चाहे हमारा आरंगम हो, कोई भी आयोजन हो, हमें अपनी जरूरत, हमारी आवश्यकता और उद्देश्य क्या है, इसको समझते हुए अपने फेस्टिवल को डिजाइन करना चाहिए। एक जो मैं जरूरत महसूस करता हूँ आशीष भाई, मुझे लगता है कि इस समय में हम जितने लोग भी, जो भी यहाँ भी आयोजन कर रहे हैं, हमें परस्पर आपस में एक पुल बनाना चाहिए, आपस में एक संवाद, आपस में सुझाव के साथ साथ संसाधनों और जो भी हमारे समझ है उसका भी आदान प्रदान होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तब जाके आप संपूर्ण भारतीय परिवेश में, चाहे वो लोक कला हो, चाहे वो कंटेम्प्रेरी टाइम का कोई भी आर्ट हो, या कोई भी मतलब
आप देखिए ना, अब जैसे अभी शास्त्रीय संगीत के साधक हैं, जैसे लोक की विधाएं तो लुप्त हो रही है, लेकिन जो शास्त्रीय संगीत के साधक हैं उनकी तो सारी चीजें बनी संरक्षित हैं, अभी भी पड़ी हुई हैं और वो रोज रीच हो रही हैं। तो वो जो समर्पण है उनके प्रति, वो लाखों लाख रुपए, अभी मैं एक फेस्टिवल कोऑर्डिनेट कर रहा था, बांसुरी वादक 3 लाख रुपए मांग रहे थे सोलो परफॉर्मेंस के लिए। और उनका उनका अगर मैं नाम बताऊं इस स्क्रीन पे तो कोई जानता भी नहीं कि वो उनका नाम क्या है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई 3 लाख पे करने जा रहा है एक बांसुरी वादक को, तो निश्चित तौर से वो पैसा वसूल परफॉर्मेंस तो करेगा आदमी, और वो शास्त्री के थे। तो कहीं ना कहीं हम में अभी बहुत कमियां हैं, हमें अपनी कमजोरियों, अपनी कमियों को ढांपना होगा। और एक एक मेटाफर है, एक अलग तरह की एक सोच हमारे पास है, वो कहीं ना कहीं ना हमें रोक रही है। हमें आपसी परस्पर संवाद से एक दूसरे को अपने अनुभव साझा करते हुए इसी तरह से लगातार एक दूसरे को रीच करना पड़ेगा, और हम इस दिशा में शायद बढ़ रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात अभिषेक जी आपने रखी। और जैसा कि मनीष जी ने भी कहा, विनोद जी भी मानते हैं और आपने भी कहा कि बड़ा बहादुरी का काम आप तीनों ने किया है और सुदेश जी ने किया है, जयरंगम ने एक बहादुरी का काम किया है। विनोद जी ने जैसा कहा कि शुरुआती असफलताओं से निकलना और उसके बाद ये साबित करना कि इस आयोजन में जीवंतता है और इसकी प्रेरणा अर्थ प्रेरणा से बहुत अलग है। और ये सब आप कर चुके हैं। आपके सारे आप सभी के फेस्टिवल्स बहुत स्थापित फेस्टिवल हैं, आप सभी बहुत सफल आयोजक भी हैं और आपकी शर्तों पर भी बड़े बड़े नाम आपके आयोजन में आते ही हैं। तो अगली बात या अगला बिंदु, अगला विषय वही है जिसकी तरफ अभिषेक इशारा कर रहे थे कि क्या इस तरह के रंगांगन फेस्टिवल या आरंगम या सुदेश जी का बीकानेर फेस्टिवल या विनोद जी का कबीर पर फेस्टिवल, क्या इनमें कोई आपसी समन्वय बन सकता है? क्या इनके पास आने से, या जयरंगम है, क्या किसी एक प्रस्तुति से बात की जा सकती है कि हम आपको 5 शहर में आपकी प्रस्तुति कराना चाहते हैं साल भर में, तो उस पर नेगोशिएट किया जा सकता है? जैसा आपने बताया, एक शास्त्रीय बांसुरी वादक एक मांग करते हैं बड़े राशि की, तो अगर उन्हें प्रस्ताव दिया जाए कि 5 शहर में, 10 शहर में आपका, तो क्या इन फेस्टिवल्स में आपसी समन्वय हो सकता है? विनोद जी से जानते हैं। जो भाई अभिषेक जी ने बहुत ही अच्छी मतलब चर्चा की, अच्छा लगा। मुझे लगता है कि बाउंड्री तो है ही नहीं हमारे बीच में। तो जब अपन अनौपचारिक, जब ये सेशन शुरू नहीं हुआ, तो मैं विनय कर रहा था भाई आशीष जी से, भाई अभिषेक जी से, कि जो भी कुछ करते हैं आप पधारेंगे तो, आप आएंगे तो वो समृद्ध होगा। ये 2 हाथ हैं, मिलाने से बेहतर दुखते हैं। अगर हम आयोजन में लास्ट ईयर चर्चा करें, पिछले साल यही दीपक भाई बोले कि भाई विनोद, मोमासर फेस्टिवल जो हम करते हैं, छोटा सा गांव का नाम है बीकानेर में, यहाँ जयपुर से 200 और करीब 60 किलोमीटर दूर है। रहता जयपुर है मैं, लेकिन मोमासर उत्सव में मोमासर जाते हैं। तो वो बोले कि भाई विनोद, बहुत बरसों से तमन्ना मोमासर फेस्टिवल में आने की, मिल के कुछ करने की, 2-4 बार हमने प्रयास किया। वो हमेशा जयरंगम में लोक गीत, लोक संगीत के लिए हमेशा उनका मन में आग्रह रहता। लास्ट ईयर उन्होंने, जब कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो उन्होंने जो ऑनलाइन किया उसमें उन्होंने कहा कि जो मोमासर के 4 या 5 बेहतरीन जो प्रस्तुतियां हैं विनोद, मैंने कहा सारी बेहतरीन है, आप अपने मंडल में इसका चयन कर लीजिए। तो उन्होंने उसकी शुभ शुरुआत की। जब हमने 2002 में जयपुर हेरिटेज इंटरनेशनल फेस्टिवल जयपुर में शुरू किया, जो पहला अपने आप में एडिनबरा टाइप का एक इंटीग्रेटेड फेस्टिवल था, जिसमें आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर, फूड सब था, एजुकेशन था, थिएटर थे, तो अवसर मिला, ये सुदेश भाई हैं उनको बुलाने का, भाई अर्जुन देव चारण जी को बुलाने का। जयपुर में जब लिटरेचर फेस्टिवल शुरू किया
वो भी हम लोगों ने किया, जयपुर लिटरेचर जो फेस्टिवल है, तो उसमें हमने जितने रीजनल लैंग्वेजेस के लोग थे उसको डिसेंट्रलाइज किया। होता क्या है कि थोड़ा इसको क्या कहेंगे ये भी समझ में नहीं है, लेकिन पूरे परिदृश्य में कुछ जागरूक बहुत महत्वपूर्ण नाम है जो गीत, संगीत, साहित्य, कला, थिएटर में है। लेकिन मेरा अपना, मैं थोड़ा बहुत ही स्पष्ट कहना चाहता हूं क्योंकि कोई लाग लपट होगी तो चीजें बदलेगी नहीं। लेकिन इन्हीं सब्जेक्ट में जब मैं घुसा तो मुझे लगा ये ऐसा जगह है जहां पॉलिटिक्स नहीं होगी, भेदभाव नहीं होगा। और मुझे आश्चर्य हुआ कि इसमें सबसे ज्यादा घनघोर था। राजनीति में तो साफ है, सह और मात है, तो आपको रास्ता निकाल सकते हैं। जब आप शुरू में नए होते हैं, बस सिर्फ आप इस फील्ड में कूद जाते हैं क्योंकि आपके अंदर जज्बा है, जोश है, और जब कोई आपको इधर से उधर से फेंकते हैं, आपको पता चलता है कह कुछ रहे कर कुछ रहे। तो गीत, संगीत और साहित्य में बहुत ज्यादा राजनीति है। सच्चे और अच्छे काम करने वालों का नाम तो आपको गहरे पानी बैठ, आपको खुद उतर के और नीचे सीपी को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो छिछले में तो कंकर पत्थर लेके आओगे। कोई ढंग से एडवाइस नहीं, कोई काम नहीं। तो ये एक समन्वय की बेहद आवश्यकता है। मैं कहना इसलिए चाहता हूं, ये मैं चर्चा को नकारात्मक स्तर पे लाना नहीं चाह रहा था क्योंकि नकारात्मक होता ही नहीं है, सृजनात्मक काम है सारे। और थिएटर, लोक संगीत, ये सब सृजन से होता है। लेकिन अगर हम इस सेतुबंध को बांध दें कि आशीष भाई, अभिषेक भाई, हमारे जितने लोग हैं उनके फेस्टिवल में कभी हमको कहे, हिसार में करने वाले हमारे भाईजान सब कहें कि तुम तो विनोद अपने कुछ 2 आर्टिस्ट को वहां से ले आना, और मैं मोमा सर फेस्टिवल करूं, मैं आपको कहूं मुझे पता नहीं है, एक थिएटर लाना है, यहाँ के ऑडियंस को कुछ समझदार करना है, मुझे तो मालूम नहीं है। थिएटर के आप डायरेक्टर, थिएटर की आत्मा हो, आप खुशबू हो, जहां जाओगे वहां लोग मोहित होंगे, समझेंगे, सीखेंगे और उस परिपाटी में आएंगे। मैं थोड़ा बहुत विद्यार्थी हूं लोक संगीत का, राजस्थान के लोक गीत और नृत्य और वाद्यों का। मैं कुछ अपनी देशज चीजें लेके आऊं। छोटे से शुरू करें, बाउंड्रीज को, जो भी हम ये पॉलिटिकल बाउंड्री बनी है ये कुछ भी नहीं है, मानवीय बाउंड्रीज होती नहीं है, हम कोई भाव ही नहीं है। हम वहां जाएं, आप यहाँ आए, एक दूसरे की चीजों को देखें, संभालें, उसको उन्नत करें, परिष्कृत करें और उसको समृद्ध करें। और जहां कुछ मैं थिएटर नहीं जानता, आप मुझे थिएटर में मेरी टीम को, वहां के लोगों को समृद्ध करेंगे। छोटा मोटा मैं कुछ ढंग की चीज लेके आने में समर्थ हुआ, अपने जीवन के 20-30 साल लगाए, तो मैं कुछ जाके ढंग से, और उसको ऑडियंस की संख्या में ना देखें। शुरू में कोई लार्ज ऑडियंस हो, कोई जरूरी नहीं, लेकिन आपने सुधी श्रोता को कम्युनिकेट कर दिया कि आप क्या बताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या आप बोल रहे हैं, ये इसका अर्थ क्या है, ये क्या थिएटर है, ये क्या लोक वाद्य है। अगर हम ये थोड़े बरस मेहनत करके और एक दूसरे के साथ मिलके काम किया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो हमारा आपसी समन्वय है, ये हमारे ये जो इंटीग्रेटेड काम को बहुत आगे बढ़ाए, और इसकी तलाश है। अच्छा है आशीष भाई ने ये सब्जेक्ट में चौथा बिंदु भी रखा है, आपसे समन्वय, और बिना आपसे समन्वय कुछ नहीं हो। आशीष भाई, इस समन्वय के लिए सेतुबंध भाई, हमारे सभी जो हमारे पैनल के लोग हैं उनको कहिए। मैं तो आपको ऑनलाइन ही कह सकता हूँ, फिर मैं सबके नंबर मांग लूंगा आपसे। तो मैं अपने फेस्टिवल में सिर्फ आपको आयोजक होने के नाते ही बुलाऊंगा, और धीरे धीरे चीजें संभालिए। थोड़े मेरे जो कंधे झुक रहे हैं वो झुकने बंद हो जाए, कुछ आपके झुकने चालू हो जाए। बिल्कुल, वाह, कितनी सुंदर बात आपसी समन्वय पर विनोद जी ने रखी। 25-30 साल का अनुभव और कितनी सारी शुरुआती असफलताओं से निकलकर एक सच्चा कमिटेड व्यक्ति जब कला पर बात करता है तो इसी तरह से बात करता है। मनीष भाई ने भी शुरुआती काफी संघर्ष किया
अपने काम को लेकर, अपने शहर में रंगमंच को इस तरह खड़ा करने के लिए, और एक बहुत अच्छा फेस्टिवल। तो आज जयरंगम के माध्यम से आपसी समन्वय विषय पर हम आ चुके हैं। तो मनीष जोशी जो कि व्यवहारिक रूप से काफी सक्रिय रहते हैं, तो विनोद जी की बात बाद मैं मनीष जी से कहूंगा कि वो इस आपसी समन्वय के विषय में क्या क्या और देखते हैं। मनीष जी। देखिए, हाथी के पाँव में ना सबका होता है पाँव, तो इन्होंने जो भी कहा है ना वो मतलब एकदम ठीक कहा है कि थोड़े बहुत कंधे हम अपने कहीं झुकाएं और जिनके उठाएं, ऐसा ही सबसे अपेक्षा है कि सब एक दूसरे के कंधे थोड़े से उठाएं, अपने थोड़े से झुकाएं। और जैसे हम पिछली बात में कह रहे थे ना कि जैसे एक बंदा है जो 3 लाख रुपए में एक शो करता है, हम उसके 5 शोज बुलाएं, तो मुझे लगता है इसके बजाय अगर एक विनोद जी के पास कोई आर्टिस्ट ऐसा है जो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और उसको शोज नहीं मिल रहे हैं, तो हम सब मिलके उसको शोज दें, क्योंकि जिसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ उसका पेट क्या भरना है। तो हम अपने अपने एरिया में से ऐसे लोगों को चूज करें जिनको शोज नहीं मिल रहे हैं, और उनको हम लोग ऐसे 5-6 फेस्टिवल्स में एक साथ शो दें, ताकि एक अच्छा एक ब्रिज बने और उसके लिए भी कुछ अच्छा हो। क्योंकि आशीष भाई, होता क्या है ना, बड़ा प्रैक्टिकली अगर मैं मेरे शहर में कहूंगा कि अमिताभ को मैं लेके आ रहा हूँ, अमिताभ बच्चन को लेके आ रहा हूँ, तो जो भी मेरे स्पॉन्सर्स है ना वो मुझे साफ कहेंगे कि हम अमिताभ के नाम से आपको पैसा नहीं दे रहे, हम आपके नाम से दे रहे हैं, और हमारे पास 21,000 ही था, हम आपको 21,000 ही देंगे, चाहे आप अमिताभ को ले आए, चाहे किसी को भी आप लेके आ जाएंगे, चाहे आप। तो छोटे शहर में ना मतलब ये सेलिब्रिटी का जो, जैसे मैं हिसार से आता हूँ, ये आजमगढ़ से आते हैं, तो वहां पे क्या है ना सर, कॉर्पोरेट्स नहीं है वहां पे। अब सेलिब्रिटी के नाम से मुश्किल से 1 लाख रुपए और इकट्ठा हो जाएगा आपके पास, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। तो जिसने जो देना है ना वो आपस में ही देता है, वो मेरे को देगा, वो अमिताभ बच्चन को नहीं देगा सर वो पैसा। तो हमें क्या चाहिए कि जो आपके एरिया में जो अच्छे लोग हैं जिनको शोज नहीं मिल रहे, हम उनके शोज कराएं, आशीष भाई उनको बुलाए, अभिषेक भाई उनको बुलाए, मैं उनको बुलाऊं। ऐसे ही हम, हमारे यहाँ पे कोई ऐसा आर्टिस्ट है जिसको शो नहीं मिल रहे, हम आपको एक रिकमेंड करें, ताकि एक ब्रिज बन पाए आपस में, और नए आर्टिस्टों को हम लोग कम से कम 5-6 फेस्टिवल्स में एक साथ उतार पाए। बहुत अच्छी बात मनीष जी ने जोड़ी कि अच्छे कलाकार जिनको शोज नहीं मिल रहे, उनको सामने लाना व्यवहारिक रूप से बहुत ही आसान भी होगा, जरूरी भी होगा, और हम सभी के फेस्टिवल्स को समृद्ध भी करेगा। तो आपसी समन्वय पर मनीष भाई की इस बात के लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। अभिषेक जी से सुनते हैं, आपसी समन्वय में हम और क्या जोड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि मनीष भाई का जो ये आइडिया है ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, और इससे कम से कम एक ग्रुप या एक कलाकार थोड़ा सा उसके आर्थिक स्थिति से लेकर उसके पहचान तक सही हो जाएगी। लेकिन इस आइडिया को फिर हमें डेवलप करना पड़ेगा साथ में, कि वो मतलब वो दल के चयन के, कलाकार के चयन का मानक क्या होगा, और आगे उसके लिए फिर क्या करना है, या उसके हमारे आयोजन में आने से हमारे आयोजन के कैसे समृद्ध हम कर सकते हैं। तो इन सब चीजों पे हमें कुछ मैप बनाना पड़ेगा, जिसपे हमें आपस में हम 4 के अलावा 5 के अलावा भी हमें बहुत सारे वरिष्ठों का सहयोग लेना पड़ेगा मुझे लगता है। और एक सालाना एक ऐसा कुछ कमेटी बनानी पड़ेगी अपने स्तर से आयोजकों की, कि जो एक दूसरे को परस्पर सलाह मशवरा देते हुए ऐसे दल को शिनाख्त करें, और उनको बिना किसी भेदभाव के उन्हें एक मंच उपलब्ध कराएं। और साथ ही हमारे आयोजनों का जो कैलेंडर है ना, उन्हें भी एक हम लोग को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, एक तरीके से करना पड़ेगा। बाकी यही इतना ही है। और अगर ये इस संवाद के जरिए हम लोग इस बिंदु तक भी पहुंच पाए कि ऐसा कुछ होना चाहिए, मुझे लगता है आज के इस संवाद की ये बहुत बड़ी सफलता। शुक्रिया अभिषेक जी, और हम लगभग 90 मिनट की बातचीत के अंतिम दौर में हैं। एक आखिरी वक्तव्य आप तीनों से चाहूंगा, 1 से 1.5 मिनट का, और इस बातचीत को फिर हम यहाँ समाप्त करेंगे जो जयरंगम के माध्यम से हम कर पा रहे हैं।
तो विनोद जी, एक अंतिम वक्तव्य आपसे चाहूंगा। देखिए, सिर्फ एक मन की ये भाव है कि जो हम काम कर रहे हैं, मानिए मैं अपने उत्सव में काम करूं और यहाँ से पूरी टीम को लेके जाना है, गांव में इतनी व्यवस्थाएं नहीं है, तो साउंड, लाइट, माइक, जितने आप प्रॉपर्टीज कहते हैं, वेन्यू को सजाना, करना, इंफॉर्मेशन, नेट, पेपर्स, एक पूरी पूरी टीम चाहिए होती है, एक प्रोफेशनल टीम चाहिए होती है। किसी भी कार्यक्रम को आपने जैसे कंसेप्चुलाइज किया है, इस अवसर पे तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सब जो लोग कुछ अधिकृत रूप से काम किए हुए, जैसे हम जैसे लोग हैं, ऐसे लोगों की जरूरत है। राजस्थान में बहुत कलाकार हैं, हम उनके लिए फेस्टिवल बना लेते हैं, लेकिन आप जैसे लोग नहीं हैं। तो मेरा मानना है कि एक सेतु बने, एक ऐसा हम संवाद, जैसा हमारे भाई अभी पंडित जी ने कहा, हम कोई कैलेंडर चौक आउट करें, भाई मनीष जी ने भी कहा, हम कोई विचार करें कि ऐसे कलाकार, ऐसे शोज कुछ तय करें। शुरुआती दौर में बड़ा व्यापक, बड़ा भव्य ना बनाएं, लेकिन कुछ जगह, जरूरी नहीं है, धीरे धीरे परिवार बढ़ता है, हम गढ़ते जाएंगे, लेकिन एक या दो आमंत्रण, निमंत्रण हम ये कोरोना की कुछ पृष्ठभूमि के बाद शुरू करें। हम आपको वेल इन एडवांस कुछ बुलाएं। आपसे ही निवेदन है, मैं बड़ी अपेक्षा ही नहीं करूंगा, एक बार कहीं आप पधारें, मैं विधिवत बुलाना चाहूंगा, विधिवत, और आप आए और कभी सोचें, और उस फेस्टिवल के बाद चर्चा करें। जैसे भाई बता रहे थे कि उनके फेस्टिवल के बाद मैं हिसार में लोग बैठ के, आजमगढ़ में बैठ के लोग चर्चा करें, वैसे हम करेंगे। तो कहने का अर्थ है कि ये चर्चाएं नहीं हो, रिकॉर्डेड न रह जाएं, इसको ऑडियंस मिले कि नहीं। बहुत सारे विजुअल्स हो गए, बहुत सारी चर्चाएं, कोई देखने वाले नहीं है, लेकिन इसकी सार्थकता इतनी महत्वपूर्ण है कि आप और हमको, अगर आज ये जयरंगम नहीं कर रहा होता, मैं इत्तेफाक से आप चारों लोगों से कभी बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन जब मैं ये बंद करूंगा, मैं दिल से कह रहा हूं, जब ये संवाद बंद होगा, अपने घर जाऊंगा इस ऑफिस से, तो इतना मन में खुशियां लेके जा रहा हूं, इतना कि मेरा एक परिवार का दायरा बढ़ा, मुझे ऐसे प्रोफेशनल लोगों से बात करने का अवसर मिला, जिन्होंने मुझे आज, जैसे मेरा मन डूब रहा था, तो मुझे जैसे तिनके का सहारा मिला है। मैं इसकी ज्यादा बड़ी बात मानता हूं। मैं भाग्यशाली हूं कि आज आपके साथ मैं थोड़ी देर संवाद कर पाया, बहुत चीजें सीखी। उम्मीद करता हूं कि इस आयोजन में आपसे बस इतना वचन दूं कि मैं जब बुलाऊं, न्योता दूं, आप समय निकाल सकें और सद्भावना से एक बार आके थोड़ा पीठ थपथपाएं और थोड़ा मेरे को ताकत दें। शुक्रिया विनोद जी, और आभार आपका, आभार जयरंगम का भी, जिन्होंने ये मौका दिया। और निश्चित रूप से हम भी वैसा ही महसूस कर रहे हैं जैसा कि विनोद जी ने कहा। मनीष भाई, जैसे अभी ये उत्सव हो रहा है, जयरंगम हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, इसके पीछे एक ही रीजन था कि दीपक ने सबको जो प्यार दिया है ना, उस प्यार से ये हो पा रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही प्यार हम लोग भी अपने शहर में और अपने साथ वालों को दें, ताकि हमारे भी अपने अपने फेस्टिवल होते रहें, सबके होते रहें। और वो तब हो पाएगा जब हम लोग एक दूसरे को प्यार करेंगे। अभी क्या हम लोगों ने एक दूसरे को प्यार करना ही मतलब एक छोड़ सा दिया है बिल्कुल। तो हम लोग बाहर तक आए और एक दूसरे से प्यार करें और उत्सव होता रहे, मतलब प्यार का उत्सव होगा तो फिर सारे उत्सव होते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इतने खूबसूरत लोगों को एक मंच पर लाने के लिए जयरंगम का दोबारा धन्यवाद करता हूँ। अंत में अभिषेक जी। मुझे कुछ खास नहीं कहना है। भाई मनीष ने और विनोद जी ने जो कही है, उन्हीं बातों को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। और बस इस मंच के माध्यम से मैं जयरंगम की पूरी टीम को शुभकामनाएं दूंगा और आभार भी प्रकट करूंगा। और दीपक जी ने जो
एक सपना देखा था, वो सपना निश्चय ही पूरा होगा। और हम सब अपने अपने शहर में जो काम कर रहे हैं या आज की बातचीत में जो बात हम लोग तय किए हैं, काश किस पे हम आगे बढ़ सके, ऐसा कुछ हम लोग प्रयास करेंगे। और बाकी समय का खेल है, कभी इधर उधर होता ही रहता है। और आपसी प्रेम मनीष भाई हम लोग का तो बन ही रहा है, बना हुआ है। और निश्चित तौर से कोई भी उत्सव सिर्फ प्रेम और आनंद के और साहस के बूते ही संपन्न हो सकता है। तो बस सबको शुक्रिया, आपने इतना अच्छा हम लोग को मोटिवेट किया आशीष भाई, और बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू। तो बस ठीक है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको, आभार। शुक्रिया अभिषेक जी। और यहाँ लगभग 90 मिनट हमारे पूरे भी हो रहे हैं। पैनल डिस्कशन में जो हमने तय किया था सभी बिंदुओं पर सार्थक बातचीत हुई। भविष्य में विनोद जी ने जैसा कहा, मनीष भाई ने और अभिषेक जी ने, सुदेश जी ने, अब जरूर आपसी समन्वय को लेकर, जयरंगम को साथ लेकर भविष्य में जरूर कुछ और सार्थक करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार। जयरंगम की तरफ से मैं सभी पैनलिस्ट को दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ और जयरंगम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि रंगोत्सव एक धरोहर विषय पर इतनी सार्थक बातचीत और इतने बढ़िया सुंदर खूबसूरत लोगों से मिलने का मौका मुझे और आप सभी को मिला। शुक्रिया। नमस्कार। जल्दी मुलाकात होगी इसी के साथ। दोबारा नमस्कार।